बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस्सा की उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। और वीकेंड की तैयारी हो गई होगी, लेकिन एक दफ़ा से हर दफ़ा सुबह जो है वो शाम को यही चीज़ जहन में आ रही है कि इस्लामाबाद में बारिशें क्यों नहीं हो रही। इतना सख्त मौसम हुआ है और फिर रोज़ ही मैं सुबह देखती हूँ तो उसमें प्रेडिक्शंस में होता है कि जी आज बारिश होगी, लेकिन वो करते कराते दोपहर तक देखते हैं तो वो रात को 2-3 बजे हो जाती है, फिर शाम के टाइम में देखो तो वो अगले दिन तक पहुँच जाती है। सो फोरकास्ट जो है वो खुद भी ज़रा कंफ्यूज हुई है कि बारिश बरसानी है कि नहीं बरसानी, प्रेडिक्ट करनी है कि नहीं करनी। लेकिन यह है कि ताहाल ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी में रात को बारिश हुई है और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी जम के बारिश हुई है पीडब्ल्यूडी वाली साइड पे। अब हालांकि आप भी आसपास ही कहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये भी एक खुसूसियत होती है जो है वो बागीचा, किसी भी किस्म की जो है वो बूंद नहीं गिर रही थी। लेकिन हालांकि हमारी ही एक कॉलीग यही है ऑफिस की, वो उनका कहना है कि जी रात को बड़ी अच्छी बारिश हुई है। चलें अगर बारिश मिल जाए तो उसको एंजॉय करें। हाँ, कहीं तो किसी को तो मुयस्सर हुई है, किसी को तो मिली है, ये भी अच्छी बात है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले न्यूज़ सेगमेंट के साथ। और हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी और सनती सरमायाकारी के लिए आलमी दिलचस्पी में इजाफा देखने में आ रहा है। और पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी में इजाफे के लिए हुकूमत इस वक्त कोशा है और दिलचस्पी जो है वो हुकूमत की बढ़ी हुई है और इसमें तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़े बढ़े हैं। और इसी सिलसिले में वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख से बरतानिया चीन फ़ंड के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। और बरतानिया चीन फ़ंड ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पार्क्स के हवाले से, पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से, लिथियम टेक्नोलॉजी और कराची में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वफ़द ने पाकिस्तान को कंप्यूटर चिप पैकेजिंग और इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी चार्जर्स और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के लिए मौजू करार दिया है। वफ़द को दी सिलिकॉन विलेज में पाकिस्तान के पहले टैक्स फ्री टेक्नोलॉजी जोन और पहले AI डाटा सेंटर पर भी पेशरफ्त से आगाह किया गया है। जबकि बरतानिया चीन वफ़द ने चीन में कामयाब टेक्नोलॉजी पार्क मॉडल के दी सिलिकॉन विलेज की इश्तराक से पाकिस्तान में मुतारिफ कराने वाले मॉडल में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने पाकिस्तान स्टील मिल्स जबकि चिन्नियोट के लोहे के ज़खायर और खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया है। मुलाकात में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने सरमायाकारों की हर मुमकिन सहूलत और सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करने के आज़म का आदा किया। तो हुकूमत जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कब अट्रैक्ट होते हैं? जब आपके मुल्क के अंदर साजगार माहौल बन रहा हो। तो मौजूदा हुकूमत, मौजूदा अस्करी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत इस बात के लिए कोशा है कि जहाँ पर पाकिस्तान सफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रहा है, बैरूनी ताकतों से मुकाबला कर रहा है, वहीं पर हम लोग अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। और उसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन से ही ये मामला आगे बढ़ेगा। और उसी की मिसाल था ये वफ़द। और इसके अलावा बहुत सारे और वफूद जो पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान से हमारे जो टॉप नॉच क़यादत है वो बाहर जाती है और बाहर जाकर भी वो इसी किस्म के फैसले करती है। ये होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली साइन होते हैं जिससे इनफैक्ट एक और साजगार माहौल बनता है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी पेशरफ्त होती है। जो ये हमने देखा, ये भी एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। वैसे भी पाकिस्तान का जो अभी सफारती किरदार रहा है, सो उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ एतमाद लोगों का बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स का बढ़ रहा है। वो ज़्यादा आप यहाँ पे सनतें लगाना चाह रहे हैं। हमारे पास समहाउ यही है कि प्राइम मिनिस्टर भी डिफरेंट जो है अगली भी हमारे पास इसी से रिलेटेड खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा व यूरोपीय अमीर ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने तिजारत समेत कई मज़ीद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। जमहूरिया क्रोशिया के वज़ीर बराए ख़ारजा व यूरोपीय अमूर डॉक्टर गोर्डन ग्रिल्ज रेडमैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में जो डिस्कशन हुई, इसहाक डार और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी वहाँ मौजूद थी। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने
क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने तिजारत व सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवावत, ज़राअत, सियाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है उसका इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया के सदर ज़ोरान मिलानोविच और वज़ीर आज़म आंद्रे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। इस्लामाबाद का दौरा उनके लिए बाइस एज़ाज़ है, ये उनका कहना था। उन्होंने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत के नुमायाँ किरदार को भी सराहा और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की अपनी हुकूमत की जो ख्वाहिश है उसका इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोशा है, वहीं पर वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी कोशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की है और उसमें इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई और अक़वाम मुत्तहिदा ने खुसूसन इसमें पाकिस्तान की लाजवाल खिदमात पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस ज़मन में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमन मुश्तरका कामयाबियों से ही हासिल हो सकता है। अब आप लोग देख रहे हैं नाज़रीन कि जिस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट हमारे वज़रा, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनली विज़िट्स करें या लोगों से मुलाकातें करें और वहाँ पर अपना मुद्दा रखें पाकिस्तान का, और इसी के लिए वज़ीर दाखिला जो है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं और उनकी ये मुलाकात भी सूदमंद साबित होगी और पाकिस्तान के लिए भी जो है ना बड़ा अच्छा सिलसिला। ये जो तीनों हमारी न्यूज़ हैं बेसिकली वो सारी ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इस तरह है कि मतलब तीनों में ही हमें ये नज़र आई है कि हमारी सिफारती कोशिशें भी जो हैं वो भी हम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम ज़्यादा कोशा हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि बाहर के लोगों में पाकिस्तान का जो के लिए जो एतमाद था वो हमें बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट वो भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और पाकिस्तान की इवन अब पीस और सिक्योरिटी पर भी लोगों को कोई खदशात, कोई रिजर्वेशंस नहीं रही। सो बहुत खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वी विल सी कि पाकिस्तान पे एतमाद मज़ीद बढ़ा है और अब फाइनली पाकिस्तान में हम जो जिस इस्तेहकाम, जिस तरक्की की बात कर रहे हैं वो हासिल हो गई है। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात और आपको बताते हैं कि लाहौर में तारीखी गुरुद्वारा छठी बादशाही को सिख कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में मौजूद सिखों के मुक़द्दस मकामात और गुरुद्वारों की बहाली के मंसूबे के तहत लाहौर के इलाके किंगची चुंगी में अमर सद्दू में वाक़ तारीखी गुरुद्वारा छठी बादशाही को सिख कम्युनिटी के हवाले किया गया। मकामी इंतज़ामिया और पुलिस ने कार्रवाई के बाद मुबैना गैर कानूनी काबिज़ीन से गुरुद्वारे का कब्जा वागुजार करवाया और उसे सिख बरादरी के हवाले किया। और क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार यानी 77 बरस के बाद इस गुरुद्वारे में मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी। सिख रहनुमा डॉक्टर गुलाब सिंह ने कहा कि मकामी इंतज़ामिया, पुलिस, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी नासिर मुश्ताक और पंजाब के वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की कोशिशों से गुरुद्वारा गैर कानूनी कब्जे से जो है वागुजार करवाया गया। उन्होंने मुतल्लिका इदारों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि तारीख़ी इबादतगाहों को दोबारा सिख बरादरी के लिए बहाल करना एक अहम पेशरफ्त है। ख़वातीन और हज़रात, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो अपना खुतबा किया और अपनी जो स्पीच दी राइट आफ्टर पाकिस्तान की आज़ादी के, तकरीबन 16 अगस्त को उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो बात की थी और उस वक्त उनका यही कहना था कि पाकिस्तान में किसी का भी कोई भी मज़हब है उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है कि वो अपनी रसूमात अदा कर सके। और हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत हद तक इसके ऊपर अमल दरामद भी होता है, लेकिन फिर भी हमें वाक़यात ऐसे रिपोर्ट होते हैं अंदरून सिंध से या अंदरून पंजाब से जहाँ पर कभी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के ऊपर कोई चीज़ हो जाती है, कभी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो जाती है। और अब ये गुरुद्वारा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 77 साल बाद पहली दफ़ा जो है वो इस गुरुद्वारे में
अब दोबारा से पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद प्रॉपरली रसूमात अदा की जाएगी। बल्कि इनफैक्ट इसके साथ साथ ही पाकिस्तान में मौजूद मजीद जो 50 गुरुद्वारे हैं वो भी फाल किए जा रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारत में पाकिस्तान मुसलमानों की जो है वो मस्जिद है वो गिराई जा रही है और उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया, और दूसरी तरफ हम जो है वो उनके लिए काम कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। और वैसे भी जिस मुल्क बरादरी में भी, जो है उनके साथ तो पाकिस्तान की वैसे भी बहुत जो है बाहमी मोहब्बत है, एहतराम ये भी है। लेकिन साथ ही जहाँ पे जिस मुल्क के भी शहरी हो, चाहे वो जिस भी मज़हब से हो, वहाँ की अक़लियत हो, वहाँ की अक्सरियत हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनके मज़हब और उनकी अक़ीदत का एहतराम करना ये उस रियासत का फ़र्ज़ होता है कि उसको फ़राहम भी किया जाए और उसको सिक्योर भी किया जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान इसमें बहुत हद तक कोशा भी रहता है। लेकिन साथ ही अगर हम अपने हमसाए मुल्क जो हमारा अज़ली दुश्मन भी है उनको देखें तो वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, जो सिखों के साथ सलूक हो रहा है, जो किसी भी और मज़हब के साथ सलूक हो रहा है, वो नारवा है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे पास जो खबर है, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन की तारीख का तवील तरीन क्वार्टर फाइनल भी जीत लिया है। सर्बिया के तजुर्बाकार टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन की तारीख का सबसे तवील तरीन क्वार्टर फाइनल अपने नाम कर दिया है। नोवाक जोकोविच ने कनाडा के थर्ड सेट फ्लेक्स ओजर एलियासम को 5 घंटे 15 मिनट तक जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबले, सोचे इतना टाइम 5 दोनों घंटे प्लेयर्स की जो है वो कितनी डेडिकेशन है। 5 घंटे तक आपने जो है डिफरेंट सेट्स में ही भले खेलना है, लेकिन आपने 5 घंटे लगातार जो है ये खेलना है। और जो मुकाबला था उसमें 7-6, 3-6, 3-6, 7-6, 6-7 और 7-6 से कामयाबी हासिल की है नोवाक जोकोविच ने। इस फतह के साथ ही वो विंबलडन का रिकॉर्ड के बराबर 8वां टाइटल और मजमूई तौर पर 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की दौड़ में बरकरार है, जो उन्हें ग्रैंड स्लैम तारीख का कामयाब तरीन खिलाड़ी बना सकता है। मैच के बाद जोकोविच ने कहा कि 5 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले इस यादगार मुकाबले का हिस्सा बनना इनके लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। जाहिर सी बात है किसी भी आई थिंक किसी भी एथलीट के लिए 5 घंटे बहुत ज्यादा, और 5 घंटे और नो डाउट ये हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा है टेनिस में कि 2 प्लेयर्स बहुत ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की। एक रॉजर फेडरर थे और दूसरा नोवाक जोकोविच हैं, और दोनों के आपस में भी मैचेस जो है बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन रॉजर फेडरर अब रिटायर हो चुके हैं और अभी रिसेंटली नोवाक जोकोविच ने उनका रिकॉर्ड वो भी ब्रेक कर लिया। सो नो डाउट ये टेनिस की हिस्ट्री के सबसे, मैं कहता हूँ कि टॉप रैंकिंग प्लेयर बन जाएंगे। और पाकिस्तान में भी टेनिस का बहुत अच्छा फैसिलिटी बनाई हुई है यहाँ पर गन एंड कंट्री क्लब में, और टेनिस फेडरेशन ने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर सिलसिला बनाया हुआ है। लेकिन वहाँ पर आप जाएं तो अक्सर आपको जो है वो अंग्रेज़ खेलने को मिलते हैं, पाकिस्तानी बहुत कम खेलने को मिलते हैं। पाकिस्तान में पता नहीं इस स्पोर्ट्स का भी इतना जो है वो रुझान क्यों नहीं है, हालांकि इनफैक्ट भारत में इसका बड़ा रुझान देखा गया। पाकिस्तान में जो हमारे टेनिस स्टार थे सामुल हक, उन्होंने भी काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं और बड़े मशहूर हुए हैं, लेकिन उससे आगे कोई लेगेसी इसको गेन नहीं कर सका और किसी और का हम नाम सुनते नहीं हैं टेनिस से। अदरवाइज टेनिस जो है वो बड़ी एक लेविश लग्जरी वाली गेम समझी जाती है। इफ यू सी तो इसमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो स्पॉन्सर्स होते हैं जो किसी और गेम को स्पॉन्सर नहीं करते। थोड़ी ना एलीट क्लास की जो है वो गेम कहलाई जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद हमारी एलीट क्लास के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एलीट गेम खेल सके। हमारी एलीट क्लास को सिर्फ एक ही आ जाके मोड़ तोड़ के आती है, गोल्फ आती है, और उसमें भी कोई ऐसा हमने गोल्फर्स के भी अगर हम देखें तो हमने कोई ऐसा नाम नहीं, वो तो रिटायर्ड बाबे खेल रहे होते हैं। नहीं मतलब गोल्फ जो बाकायदा खेली जाती है उसमें भी ऐसा हमारा कोई नाम नहीं है। बता रहा हूँ ना, रिटायर्ड बाबे खेलते हैं ज्यादा। हमारी नेशनल टीम का मुझे नहीं पता, कोई आज दिन तक नाम नहीं सुना। यही बात मैं करना चाह रही हूँ कि बाकायदा हम एज अ स्पोर्ट्स इसको नहीं ले रहे हैं कि मतलब ठीक है हमारी एलीट क्लास जब थोड़ी देर के लिए बोर हो जाती है तो वो अपनी बोरियत खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए बुजुर्ग अफराद की जाके गोल्फ खेल लेते हैं। तो आई थिंक जो स्पोर्ट्स हैं जिसमें हर कंट्री की शमूलियत और स्पेशली रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए तो हमें भी स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा रुझान हमारा जाना चाहिए, थोड़ा फोकस हमें करना चाहिए। और एटलीस्ट क्रिकेट में कौन सा हम अच्छा खेल रहे हैं, चलो जैसे भी खेलें, कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो हो कि हाँ भाई हमारा मुल्क भी इसमें है। फुटबॉल में हम नहीं है, हॉकी में हम नहीं है, टेनिस में हम नहीं है, वो क्या एट बॉल पूल की तरह वो क्या होती है, स्नूकर, हाँ उसमें भी हम नहीं है। तो आखिर एक आध हमारा है बॉय, तो वो पॉइंट है इसके हम है कहाँ, चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, कहाँ है हम, लेकिन हाँ बाकी स्पोर्ट्स में हम लोग नहीं है, जो कि स्पोर्ट्स को ज़्यादातर फ़रोग देना चाहिए। मुल्क में
असल में अलमिया ये है ना, कल बिलाल कुरैशी बिल्कुल सही कह रहे थे कि स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये दो इंडस्ट्री जो है ना ये एलीट कैप्चर के पास है और यहाँ पर लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और यहाँ पर इन्वेस्ट अगर कर भी दें तो बहुत ज़्यादा इसमें मोनोपलीज हैं और बहुत ज़्यादा इसमें सियासत है, तो इसकी वजह से जो रियल टैलेंट है वो सामने नहीं आ सकता। जब सियासत तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी है, फिर भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। सो द पॉइंट इज कि वो तो हर कहीं पे ही है। आप तो इवन किसी भी इदारे में आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी जो आपको पॉलिटिक्स नजर आती है, आप कहते हैं हमारे सियासतदान तो उनको तो कुछ नहीं आता होगा जो यहाँ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो तो हर जगह ही है, बट हम कितनी उसकी पॉजिटिव प्रमोशन कर सकते हैं। अब देखिए उस दिन मैं अपने चाचू से बात करी तो मुझे ये कह रहे थे कि बेटा हर जगह ही ये चलता है कि रॉबरीज भी हर जगह होती है, स्ट्रीट क्राइम्स भी हर जगह होते हैं, पर जितना पाकिस्तान में हर चीज को उछाल के अपना नाम खुद ही बदनाम करके बताया जाता है ना, इतना हम लोग नहीं करते हैं। तो शायद इसलिए आप लोग जो हैं वो ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। तो अगर हम अच्छी चीज़ों को थोड़ा उजागर करने की कोशिश करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो शायद लोग उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपको बताएं कि 78वें एमी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। द पिट और हिक्स की धूम। लॉस एंजलिस 9 जुलाई को टेलीविज़न इंडस्ट्री के मोतबर तरीन 78वें एमी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का बाकायदा ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ड्रामा और कॉमेडी सीरीज़ के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। इस साल HBO की मकबूल ड्रामा सीरीज़ द पिट 25 नामजदगियाँ उसने हासिल की हैं, जबकि कॉमेडी सीरीज़ हिक्स ने 24 नामजदगियाँ हासिल की है और इन दोनों ने अपना रिकॉर्ड जो है वो अपने जगह पे बनाया हुआ है। बेहतरीन ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में इस बार जो है द पिट के साथ डिप्लोमेट दी, द ग्लिड DH और ए नाइट ऑफ दी 7, उसके अलावा पैराडाइज और बहुत सारी और सीरीज जो हैं वो शामिल। स्लो हॉर्सेस भी मैंने देखी, लेकिन वैसे द डिप्लोमेट मैंने देखी है। द डिप्लोमेट इज़ रियली गुड। अब आई डोंट नो कि बाकी कैसे हैं, क्योंकि बाकी जितने मैं नाम देख रहे हैं मैंने कोई इनमें से नहीं देखी। और दूसरी जानिब बेहतरीन कॉमेडी सीरीज़ के लिए रिकॉर्ड साज सीरीज़ हिक्स का मुकाबला जो है वो एबिट एलिमेंट्री, द बियर, मार्गो गॉट, मनी ट्रबल्स और नोबॉडी वांट्स दिस, इस तरह की डिफरेंट सीरीज़ और हैं जो मुकाबले में शामिल हैं। जबकि एमी अवार्ड्स जीतने वाले खुशनसीबों के नामों का हतमी ऐलान 14 सितंबर को लॉस एंजलिस में मुनक़्क़द होने वाली एक तकरीब में किया जाएगा। अच्छा, वैसे हमारे ना मुझे समझ नहीं आती, आपको पता है लास्ट जो हमारी एक ये भी कंट्रोवर्सी आई थी कि हम जो अवार्ड्स देते हैं बेसिकली हम अपने ड्रामा इंडस्ट्री में, किसी मूवी इंडस्ट्री या फिर बेस्ट क्रिकेटर या सॉरी बेस्ट उसको एक्टर या एक्ट्रेस को, नहीं तो इसमें एक कैटेगरी और शामिल करें आप। हाँ, वो कौन सी कैटेगरी हो सकती है? बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट डायरेक्टर। आपने अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, अवार्ड्स की आप बात कर रही हैं, एक और कैटेगरी के अवार्ड्स भी इसमें शामिल करें और वो हैं हमारे तमगा इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़। जिस तरीके से तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ भी बढ़ते हैं, बाकी आप अपनी बात नहीं, मैं सिर्फ इस कंट्रोवर्सी की तरफ आना चाह रही थी कि बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का ये कहना है कि जी उसके लिए भी पूरी लॉबिंग होती है और लॉबिंग के तहत जो है अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें कोई ये नहीं होता कि जी किसका टफ कंपटीशन वाकई में जेन्युइनली ऑडियंस ने तो तमगा इम्तियाज़ सितारा इम्तियाज़ में क्या देखा जाता है फिर बताएं जरा। उसके बारे में आप बताएं, मैंने अवार्ड्स के बारे में बता दिया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हमारे यहाँ पे तमगा इम्तियाज़ सितारा इम्तियाज़ माशाल्लाह से इस तरीके से बांटे जा रहे हैं कि वो भी सिफारिशी नज़र आते हैं और बहुत सारे लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनको आज दिन तक तमगा इम्तियाज़ सितारा इम्तियाज़ नहीं मिला है, जिसके ऊपर फैसल कुरैशी वन ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट की बात कर चुके हैं, इफ्तिखार ठाकुर वन ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट अगेन, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे डिज़र्व करते हैं, उनको अभी तक ना आपने सितारा इम्तियाज़ दिया ना आपने तमगा इम्तियाज़ दिया। कोई तो तमगा या कोई तो सितारा उनको भी दे दें। ओवरऑल आप जिन लोगों को दे रहे हैं उन लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मिला है, बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको मिला है और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको आज दिन तक मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था और उन लोगों को भी मिले हैं। Yeah, that's very right. मैंने भी कुछ ऐसे देखे मैंने भी जिनको मैं मतलब जानती ही नहीं थी कि उनकी एग्जिस्टेंस भी है। तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ की फिर वक़्त क्या रह गई है? तो ये बात है कि अलमिया ये रह गया कि हाँ कि बेसिकली जो हमारे यहाँ बहुत सारे डिज़र्विंग ऐसा टैलेंट है हमारे पास कि जो वाकई में डिज़र्विंग है कि उनको देख के लोग मोटिवेट हों कि हम भी कुछ करें, नाम कमाएं, ताकि हमारी जो स्टेट है वो हमें भी रिकग्नाइज़ करे
करें और उसके लिए हमें अप्रिशिएट करें। लेकिन आई थिंक अगर अप्रिशिएशन जो है वो सिर्फ इतनी रह गई कि आपने मुझे बोल दिया कि मुझे अप्रिशिएट कर दे, तो फिर नजम मुझे अप्रिशिएट कर दो, तो नजम मेरे लिए कुछ अच्छे कलमात अदा कर लें, तो उसकी क्या आई थिंक अहमियत होगी जो मैं उसे कहलवा के बोलूँगी। तो आई थिंक यही बात होती है कि आपको अगर एक अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए तो वो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी मेरिट पे मिलनी चाहिए। आपने जो काम, आपने जो मुल्क के लिए किया है, जो नाम दिया है मुल्क को, उसकी बेस पे होनी चाहिए, ना कि मैंने आपको कितना बोला है और आपके बारे में मेरे क्या अच्छे अल्फाज हैं, इसकी बेस पे। आगे बढ़ते हैं जी, और अगली जो हमारे पास खबर है वो क्या है जी? हमारे पास जो सबसे बड़े कागजी तैयार है, हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सोचे कागजी कितना बड़ा तैयारा हो सकता है, मतलब कागज का बना हुआ। आइए आपको बताते हैं जी। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पेसा के तलबा ने दुनिया का सबसे बड़ा कागजी तैयारा तैयार करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। प्रोजेक्ट आइकारस के नाम से काम करने वाले तलबा ने इंजीनियरिंग एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स जेकी डील की मदद से सिर्फ कागज और गोंद इस्तेमाल करते हुए ये तैयारा तैयार किया है। तैयारे के पर्दों का जो परों का फैलाव है वो 65.75 फुट, जबकि उसकी लंबाई 23 फीट थी। तलबा ने इसे इटली के शहर बोलोना में वी मैक फ्यूचर के दौरान कामयाबी से उड़ाया, जहां इसने सोचें उड़ाया भी, सिर्फ बनाया नहीं है, इसको उड़ाया भी गया। 193 फुट का फासला भी तय किया। इस कामयाब प्रवास के साथ तलबा ने दुनिया के सबसे बड़े कागजी तैयारे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड 2013 में जर्मनी की ब्राउनश्वाइग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कायम किया था। तो ये बहुत सारे ऐसे मुकाबले होते हैं, मतलब कि हाँ, मतलब कागज से सिर्फ बनाया उन्होंने नहीं है, बल्कि बाकायदा उसको उड़ाया है, और 193 फीट तक उसका उड़ना भी इटसेल्फ। Let's move forward and talk about the FIFA World Cup 2026, जिसके पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकेश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। कप्तान एम्बाबे और डिलिमिन की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत फ्रांस ने मराकेश को शिकस्त देकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम का एजाज अपने नाम किया। मैच की इब्तिदा से ही फ्रांसीसी टीम छाई रही। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा, लेकिन अगले हाफ में 6 मिनट में फ्रांसीसी टीम ने 2 गोल मैच किए, जबकि बोस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मैच के क्वार्टर फाइनल का आगाज इंतहाई शानदार था। फ्रांसीसी टीम ने मराकेश के गोल पर कई हमले किए। एम्बाबे को डी में जो है वो गिराने में फ्रांस को पेनल्टी मिली, जबकि एम्बाबे की लगाई हुई हिट को मराकेश गोलकीपर जो है वो बासानी रोक नहीं सके। और पहले हाफ में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी फ्रांसीसी टीम ने मराकेश के गोल पर कई हमले किए। बिलाखिर 60वें मिनट में एम्बाबे ने गोल करके टीम को बर्तरी दिलवाई, और 67वें मिनट में डेल्मे ने खूबसूरत गोल करके फ्रांस को बर्तरी जो है वो दिलवाई, और 88वें मिनट में मराकेश को फ्री किक मिली, जिसे फ्रांसीसी गोलकीपर ने खूबसूरती से नाकाम बना दिया। और इसी दौरान मराकेश को गोल करने का एक और मौका मिला, लेकिन उसके खिलाड़ी की कोशिश भी नाकाम रही। यूं फ्रांस की टीम 2-0 से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई और मुसलसल तीसरी मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है। एम्बाबे के रवां वर्ल्ड कप में गोल की तादाद 8 हो गई है। वो फीफा वर्ल्ड कप के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बाबे ने 2022 के कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में भी मजबूरी तौर पर 8 गोल किए थे। अब आगे 2 मैचेस उन्होंने खेलने हैं। सेमीफाइनल अगर वो जीत जाते हैं, फाइनल में जाएंगे। सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, तो वो टॉप रैंकर बन जाएंगे अपने लिहाज से स्कोर करने वाले। और फाइनल जो है फीफा जो है अपने एंडिंग मराहिल की तरफ अब गामजन है, बहुत कम टाइम रह गया। पाकिस्तान से कल मैं सुन रहा था 1-2 लोगों को, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से फाइनल भी देखने जा रहे हैं। हाँ, हमने यमुना सैदी को भी देखा, वो भी पाकिस्तान से गई थी। सो द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे लोगों में यहाँ जोश व खरोश पाया जाता है देखने का, बट पॉइंट इज़ कि हमारी जो फुटबॉल की टीम है वो कहाँ है, हमें ये समझ नहीं आती। छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूवर्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज़ खार्ग जजीरे पर मुमकिन हमले की धमकी के बाद तेहरान ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और ईरानी हुकाम ने कहा है कि वो किसी भी किस्म की कशीदगी का मुकाबला करने को तैयार है। ईरान की कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमरीकी धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और खार्ग जजीरे के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ये मामला कुछ यूँ है ख़वातीनो हज़रात के अभी तक दूसरे मरहले का आगाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका डायलॉग्स का, और इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई शहीद के जनाजे का जो प्रोसीजन चल रहा था फ्यूनरल का, उसके हवाले से ईरान में बहुत सारे ममालिक विजिट करते, बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन फिर भी अमेरिका अपनी हरदर्मी पर बरकरार रहा और ईरान भी उसके जवाब में देने के लिए जो है वो हमा वक्त तैयार रहा। लेकिन ये आगे मामला किस तरफ जाएगा, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ IR एक्सपर्ट थ्रू वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उस्मान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। उस्मान साहब, ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ अमेरिका डटा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान डटा हुआ है, तीसरी जानिब स्पॉइलर इजराइल भी है, पाकिस्तान जैसे जो दूसरे ममालिक हैं सालसी का वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये मामला आपको रुकता हुआ नजर आ रहा है। मुकम्मल सुकून कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में जो देरपा अमन के लिए जो ऐसा मुआहदा जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल नजर आता है, मुस्तकबिल करीब के अंदर है और दोनों फ्रीक जो हैं वो दबाव बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए ये फ्लक्चुएशन जो है ये आपको रूटीन के अंदर देखनी पड़ेगी। अभी खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकराती अमल दोबारा से शुरू हो चुका हुआ है, वक्ती तौर पर मामलात को हाल्ट कर दिया गया। दोनों फ्रीक इस चीज़ को अपने सख्त गिर खलकों के अंदर, क्योंकि उनका भी प्रेशर है दोनों तरफ से, अमेरिका के अंदर जो हॉकिश एलिमेंट है वो भी ज़ायनिस्ट जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को जो है स्क्वीज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि हमारे जो मुफाद हैं स्ट्रेटेजिक वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं, जिस तरह से MOU साइन किया गया। और इस तरफ IRGC के अंदर जो हार्ड अपना लाइनर्स हैं वो भी पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें किसी तरह से भी है ये इंप्रेशन या तासुर परसेप्शन जो है वो कायम नहीं करनी कि हम किसी तरीके से भी मुज़ाकरात की टेबल से जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां मेरे ख्याल में ये फाल्टर्ड है। खार्क रीजन जो है उसके ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं, उसकी बड़ी रिटेलिएशन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगी। आप अगर इसे लो इंटेंसिटी वॉर करार दें, मुझे लगता है वो किसी हद तक रीजनेबल है। जो इस वक्त रिसेंट साइकिल आपने देखा है उसमें अगर 90 इन्होंने टारगेट एंगेज किए हैं, तो ईरान ने जिस तरीके से अपनी रिटेलिएटरी ऑपरेशंस का स्कोप बढ़ा दिया, बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने US कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर फेंके हैं और 5th फ्लीट को टारगेट किया बहरीन के अंदर, इंटरसेप्टर्स को निशाना बनाया कुवैत के अंदर। इसी तरीके से उन्होंने कतर के अंदर जो एक्सक्यूज मी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इनके जो सेंसर्स हैं उनको हिट किया, और अभी खबरें आ रही हैं बहरीन के अंदर रात को उन्होंने अल-रज़्क़ जो इनकी एयर बेस है उसको निशाना बनाया। तो ईरानियन जो है दे हैव बीन एबल टू मेक इट श्योर कि अमेरिका को ये पिकेट मैसेज चला जाए कि हमारी जो कैपेसिटी है अटैक करने की, रिटेलिएट करने की, जवाबी सलाहियत की, वो अपनी जगह के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है इंटैक्ट है। देखें मसला स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियर मामलात को लेके, अब वो बैक बर्नर पे चले गए हैं। अब तनाज़ा आबनाए हुर्मुज़ जो है वो सामने आ चुका हुआ है। ईरान उसे वेपनाइज करने में कामयाब रहे हैं। वजह क्या है, अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि जो ओमान के साहिल से जनूबी रास्ता है सदर्न साइड का, वो खुफिया रास्ता जो है रात के वक्त वहां से जहाज़ों को गुजारा जाए। उसी वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ है। ईरानियन चाहते हैं जो शुमाली रूट है जो उन्होंने बनाया हुआ है वहां पे चेक पॉइंट बने, IRGC उसे मॉनिटर करे और मुआयने के बाद जहाज यहाँ से गुजरे। वो कहते हैं थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। 28 फरवरी से पहले की सिचुएशन हम नहीं चाहते, और वही चीजें नजर आ रही हैं। पिछले हफ्ते 70 टैंकर गुजरे थे, अभी वो 28 से भी नीचे हो गए हैं। इवन खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो LNG की शिपमेंट आनी थी कतर से वो कैंसिल कर दी गई है, और अब एमरजेंसी ने पाकिस्तान ने दूसरा टेंडर जो है वो जारी करते हुए कहा कि 15-16 जून तक हर सूरत में पाकिस्तान को जो है LNG चाहिए जो कि हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो डिसरप्शंस है इंटरनेशनल आर्मी मार्केट जो है अब यूज्ड टू हो चुकी है सारी सिचुएशन से। इसीलिए आप देख लें 78 जो डॉलर है उससे ब्रेंट ऊपर नहीं जा रहा। इस सारे मामलात के पीछे दोनों फरीक जो हैं इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी उनके स्ट्रेटेजिक मुफादात हैं वो कंप्रोमाइज ना हो। और मैं आपको बताऊं आबनाए हुर्मुज़ में माइनर डिस्ट्रप्टिव मैयर लेके ईरान चोक कर सकता है यहाँ पे बहरी आमदोरफ्त को। तो मुझे लगता है कि पसपाई अगर कोई इख्तियार करेगा डाउन द लाइन तो वो अमेरिका ही करेगा। और दूसरी तरफ आपने इजराइल की बात की, वो स्पॉइलर तो है, लेकिन अभी जो यूरोप का समट हुआ है आपने देखा होगा अंकारा के अंदर, उसके अंदर F-35 तैयारियां देने की बात की गई है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे खड़े होकर कहा कि इजराइल जो है वो नो डाउट हमारा तरीना इत्तेहादी है, लेकिन खित्ते में वो वाहिद तरजीह नहीं है। तो इस चीज को लेके काफी ह्यू एंड क्राई है, इजरायली प्रेस भी लिख रहा है, वहां के ऊपर जो गवर्नमेंट्स हैं। और मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन बन रही है, ये नेतन्याहू की एक तरह से नाकामी और उसके
जेल जाने का रास्ता हमवार कर रही है, क्योंकि हमास अपनी जगह पे इंटैक्ट है, वो टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर सके, लेकिन रेजिस्टेंस उनकी अपनी जगह पे है। सदन लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो है उसी तरीके से अटैक कर रही है और उनके पास जो स्टॉक पाइल है वो भी कम होता नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से हौथीज जो है, इंसारुल्लाह ग्रुप है, वो भी एक्टिव है और अगर इंगेज होते हैं मामला तो वो कहते हैं हम रेड सी को बंद कर देंगे। इरानियन जो है उन्होंने यही क्लॉज अपना जो है हॉरिजेंटली कह दिया कि तमाम फ्रंट के ऊपर आपको बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है ईरान इस रीजन के अंदर विनिंग पोजीशन के ऊपर, सिर्फ प्रॉब्लम है अब रीजनल लेवल की गल्फ स्टेट्स का। गल्फ स्टेट अभी भी जो है वो लग रहा है कि वो किसी ऐसी खुशफहमी का शिकार है कि शायद यूरोप जो है वो जंग में कूदेगा। ट्रंप ने जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और वो अपीज करते नजर आएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ग्राउंड रियलिटी मुकम्मल तौर पे बदल चुकी हुई है। सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट जो है वो एक पेज के ऊपर है और उन्होंने रियलाइज कर दिया जो न्यू ट्रैजेक्टरी बन रही है उसमें उनके इंटरेस्ट अलाइन करते हैं ईरान के साथ है। लेकिन सिवाय यूएई जो है और जिस तरह से कुवैत है, इनकी जान ना उस लेवल की आर्मी है, ना उनका आप कह रहे हैं जियो स्ट्रेटजिक उनका पोर्टफोलियो इतना रिच है रीजन के अंदर कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ अलाइन होकर टफ टाइम दे सकें ईरान को। तो मेरे ख्याल में ईरानियन जो है टाइम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम उनके लिए वेपन का रोल प्ले कर रहा है और वो यही चाहते हैं। तुर्की के बारे में वैसे आप क्या समझते हैं कि तुर्की इस सारी सिचुएशन में कहाँ खड़ा है? क्योंकि हमने उस दिन देखा था ट्रंप साहब जो फरमा रहे थे उनके साथ बैठ के कि तुर्की जो है वो इनकी तरफ से नहीं हमारी तरफ से जंग में कूद सकता था, लेकिन वो कूदा नहीं। और दूसरी तरफ उनका ये कहना कि ट्रंप का कि ईरानियों के पास जौहरी हथियार होते तो वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करते, इसलिए मैं ईरान के साथ मजीद अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ये किस चीज़ की इंडिकेशन आपको लगती है? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उस नैरेटिव को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो एक हॉकिश एलिमेंट्स ने बनाया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया वर्साई पेरिस के अंदर है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है भी नहीं। और दूसरा वो इतना ज़ेर ज़मीन उनका जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको निकालने के लिए 1.5-2 साल से कम का अरसा जो है वो दरकार नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो बता रहे हैं कि अपना इनडायरेक्टली कि जो मैं अचीव करना चाहता था वो मैंने कर लिया है और अगर ईरान जो है इस काबिल होता तो वो ठीक है अपने दिफा के लिए ये मामलात करता। और तुर्की के साथ उन्होंने जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया, ये मैसेज इजराइल के लिए डायरेक्ट, अगर आप अभी अखबारात उठा के देखें F-35 तैयारे रीजन के अंदर सिर्फ एक कंट्री के पास है और वो है इजराइल। अब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी टर्की को देने की बात करना वहां के ऊपर अंकारा में खड़े होकर और ये कहना कि हम दोस्तों पे पाबंदी नहीं लगाना चाहते, इजराइल हमारा जो है नेटो का बड़ा इत्तेहादी है, शराकतदार है, और फिर जिस तरीके से इजराइली समझते हैं कि जो पोटेंशियल जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट है इजराइल इस रीजन के अंदर टर्की बराह रास्त इजराइल की जो थ्रेट है, उसके बाद अमेरिका का क्वालिटेटिव मिलिट्री एज इजराइल से छीन लेना या एटलीस्ट ताकत का तवाज़न इस तरह से बना देना कि वही टेक्नोलॉजी जो है टर्की के पास चली जाएगी। और टर्की की तरफ से खबरें आ रही हैं वो शाम के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की जो अब की पॉलिसी है वो बता रही है कि उनका नुक्ता नज़र खित्ते के अंदर बदल रहा है और वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात और रीजन में जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका की उसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो टर्की है उसे इग्नोर किया जाए। कैसे वक्त में जब टर्की यूरोप की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है। देखें उन्होंने जो थ्रेशोल्ड बनाया हुआ था पैसे खर्च करने से मुतालिक अपने जीडीपी का, टर्की तो अचीव कर चुका है। फिर वो स्टील डोम बना रहे हैं, आयरन डोम के अगेंस्ट $24 बिलियन की खती रकम खर्च करने की बात की है 2 दिन पहले वहां पे अर्दोगान ने। और दुनिया की दिफाई सनत के अंदर टॉप 10 कंट्रीज के अंदर वो फॉल करता है। और उन्होंने कहा कि आपने जो वेपन परचेज करना है वो अब हमसे परचेज करें। एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां टर्की अपना कह लें स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड बढ़ा रहा है, शाम के अंदर गवर्नमेंट जो है अहमद शरा की उसको बैक कर रहा है, वहां पे पाकिस्तान के साथ अलाइन कर रहा है, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे। और याद रखें मुस्लिम दुनिया की 2 टॉप की आर्मीज हैं जिनकी हिस्ट्री है वॉर लड़ने की इंटरनेशनल। एक ऑटोमन एम्पायर के डिसेंडेंट टर्किश हैं और दूसरे ब्रिटिश राज के पाकिस्तानी हैं। तो हमने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ी हुई है और हमारा जिस तरह से पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के अंदर कलीदी किरदार अदा किया और वो सेपरेटिस्ट से जिस तरीके से इंगेज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इजराइल की जगह स्पेस स्क्वीज हो रही है डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली रीजन के अंदर है। और सऊदी अरेबिया भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गया हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मशहद में इस वक्त तदफीन की गई है वहां पे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तक डिस्पैच किए गए थे। कतर की तरफ से डेलीगेशन हाई लेवल के ऊपर वहां पे था, वाइस प्रेसिडेंट थे वहां पे टर्की की तरफ से, सिवाय एक आध कंट्री आपको पता है जी। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे खलीजी ममालिक ये चाहते हैं कि जंग का ख़ात्मा हो और ईरान एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कुछ ऐसे खलीजी ममालिक भी थे या हैं जो नहीं चाहते कि जंग का ख़ात्मा हो और उनकी वजह से इस खत्ते में भी उस तरीके से अमन नहीं आ पा रहा।
जो अब खलीजी ममालिक हैं, इनका एक इत्तेहाद में होना पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान तो एक लाइन में है और हमने जंग के दिनों में भी देखा कि सऊदी अरब ईरान की जो है वो हिमायत करता रहा और ईरान ने भी पाकिस्तान का पास रखते हुए सऊदी अरब पे हमला नहीं किया उस तरीके से। लेकिन अगर हम देखें तो बहरीन के अंदर भी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, कतर के अंदर भी मौजूद हैं और वो दो ममालिक भी इस वक्त हिमायत कर रहे हैं ईरान की और वो चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ममालिक हैं, तो खलीजी ममालिक इस वक्त जो है वो कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं और इस जंग के खात्मे के बाद भी इस खित्ते में मुस्तहकम रोल अपना बनाने के लिए और अमेरिका को ज़रा साइड लाइन पे करने के लिए खलीजी ममालिक का कितना किरदार होगा? जी, मेरे ख्याल में खलीजी ममालिक का जो आपस के अंदर बॉन्ड था वो तो हमें मुकम्मल जो है वो लूसन अप होता हुआ यहाँ के ऊपर नजर आया। अब देखें जिस तरह से आपने बात की, बहरीन यूएई जो है वो अलाइन नहीं करते जीसीसी की जो ब्रॉडर लाइन है। सऊदी अरेबिया, कतर वो डिफरेंट तरीके से इस वक्त मनूवर कर रहे हैं। और बहरीन के अंदर मैं आपको बताऊँ अमेरिका का 5th फ्लीट है, वहाँ के ऊपर उनकी बड़ी डिप्लॉयमेंट है मिलिट्री की। लेकिन वो कंट्री एक तो बहुत टाइनी है, फिर उसने 2020 में इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया और इंटरेस्टिंगली वहाँ पे 60% जो कम्युनिटी है वो अहले तशी कम्युनिटी है और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो सिविलियन आबादी के बहुत करीब है जिसे वहाँ पे टारगेट किया गया है। रजीम जो है वो इंतहाई कमजोर है वहाँ पे मनामा के अंदर और उसको से सुन्नी जो अपना वहाँ के ऊपर बैठे हुए टॉप रजीम पे उन्हें वो अवामी हमायत हासिल नहीं है। तो इसलिए उन्हें खतरा यही है कि अगर यहाँ पे अटैक जारी रहे तो कोई रिवोल्ट हो सकती है यहाँ के ऊपर है, जो 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद की सूरत हाल थी। और बाकी रह गया यूएई आपके सामने ओपेक से बाहर निकल गया। यमन के अंदर वो सऊदी अरब की लाइन जो है टो नहीं करता। इसराइल के साथ जिस तरह उसने अपने मफादात जो हैं वो वाबस्ता करके इब्राहिम अकॉर्ड को साइन किया हुआ, उसकी वजह से एक उसकी सफारती तन्हाई जो है वो रीजन के अंदर और मुस्लिम दुनिया के अंदर ग्लोबली जो है वो अपना क्या कहते हैं वो बढ़ रही है। और दूसरा उनका जो एक तरह से इमेज था वो टार्निश हो चुका हुआ है। उनके जो हाई राइज थे, जो इकोनॉमिक मॉडल था वो मुकम्मल तौर पे डाइल्यूट हो गया। पैसा निकल के तो स्विस बैंकों में वहां के ऊपर जा रहा है। ट्रांजिट रूट थे उसको ईरानियन ने हिट कर दिया। ईरान के सबसे ज्यादा पैसे जो हॉल्ट किए गए हैं वो इनके बैंकों के अंदर ही है। तो मुझे लगता है उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है मनूवर करने की। जीसीसी का इत्तेहाद का टूट जाना और अरब लीग का जो है उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना करना अरब क्राइसिस के अंदर है, मेरे ख्याल में ईरान की बहुत बड़ी जीत है। जो पैटर्न हम ओआईसी के एंड के ऊपर देखते थे, सुमुन बुकमुन उमयुन वाला, वही सूरत हाल हमें अरब लीग और पर्टिकुलरली जीसीसी की तरफ नजर आती है। और मैं नाजरीन को बता दूं, जीसीसी का इत्तेहाद 1981 में बना था ईरान की रेवोल्यूशन के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ के ऊपर वो मुकम्मल तौर पे डिसफंक्शनल नजर आता है। देखिए एक कंट्री पे अटैक होता है लेकिन जीसीसी एक्चुअली बहुत सारे तज्जियाकारों की ये राय है कि अब अमेरिका को इस खत्ते से निकालना चाहिए और अगर अमेरिका निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसराइल जो है वो बैकफुट पे चला जाएगा, क्योंकि इसराइल अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या अमेरिका को यहाँ से निकालना मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि एक हमारे पास OIC का प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन OIC का प्लेटफॉर्म भी उस तरीके से फाल नहीं है। वो टोटली बायकॉट भी नहीं किया जा सकता, हाँ ट्रेड रूट्स भी नहीं वो ख़त्म किया जा सकते। तो आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है? कैसे रिस्ट्रेन किया जा सकता है अमेरिका को? मेरे ख्याल में वो इसको मुकम्मल तौर पे तो डेफिनेटली ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही कोई जीसीसी कंट्रीज जो हैं इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं। हाँ, उन्होंने अमेरिका को मैसेज देने के लिए डाइवर्सिफाई करती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ SMD उन्होंने साइन किया सऊदी अरेबिया ने, तो एक तरह से डिस्ट्रस्ट का इजहार किया गया अमेरिका के ऊपर है कि आप हमें वो प्रोटेक्शन नहीं दे सके जिसके लिए आपके साथ हमारे मुआहदे थे। और हमने देखा कि आपकी मिलिट्री बेसिस जो हैं वो तो बाकायदा तौर पे हमारे खिलाफ ही हो गई। आपकी वजह से हमारे कंट्रीज की सॉवरेंटी ब्रीच हुई, हमारी खुद मुख्तारी की वायलेशन की गई। और जैसे आपने बात की, याद रखें पाकिस्तान का भी एक फैक्टर था। दूसरा, ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका की ये जो खास तरह का नफेरियस डिजाइन था कि सुन्नी शिया लाइंस के ऊपर सेक्टेरियन ग्राउंड के ऊपर इन्हें लड़वा दिया जाए सऊदी अरेबिया और ईरान को, ईरानियन ने रिटेलिएट नहीं किया, रिस्ट्रेंट किया। वहां पे सबसे कम अटैक उन्होंने वहां के ऊपर किया ताकि इंप्रेशन जनरेट ना हो मक्का मदीना से मुतालिक, जो एक खास तरह से आप कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान ने उन्हें ऑप्शन दिया कि इस रीजन के अंदर एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, जो फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी वो हम है, आपकी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है डाउन द लाइन जो है कोई नॉन एग्रेशन ट्रीटी, कोई पैक्ट ऐसा साइन हो सकता है जो ईरान के साथ कर सकते हैं जीसीसी कंट्रीज। एक आध को छोड़ के मुझे लगता है बाकी आना चाहेंगे। और देखें सऊदी अरेबिया ने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है, इन 3 महीनों के अंदर उन्होंने अपनी एम्बेसी जो है उसके अंदर जो है जो एक्टिविटीज थी वो जारी रखी हैं। और ईरानियन ने भी वहां पे डिप्लोमेटिक मिशन अपने वापस नहीं बुलाए। इसका मतलब खित्ते का सबसे बड़ा कंट्री
की जिसकी लाइन को टो करता है कतर है, और खित्ते के अंदर दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, दोनों इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया तो इस जंग का विनर है। जिस तरीके से यूएई का हशर हुआ है, उसके बाद सारा पैसा जो है वो तो वहां के ऊपर ट्रांजैक्शन जो उधर चली जाएगी, और यही एमबीएस एमबीजी का झगड़ा आपस के अंदर है। वो एमबीएस का कहना ये है, दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाउ दे आर ईटिंग आवर लंच। तो अब वो सारे के सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो चले जाएंगे सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटेजिक जो आप कह लें कि कैपेसिटी है और जो उनकी रेलिवेंस है वो अपनी जगह पे बरकरार है। और फिर दूसरा उन्होंने जो इजरायलियों को मैसेज दिया, देखें सऊदी अरब ने 2 हफ्ते पहले अमेरिका की जहाज़ों की एयर स्पेस बंद कर दी थी है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को भी वो मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। याद रखें कि सऊदी अरेबिया जो है जो डाइवर्सिफाई करना चाहता है उसमें चाइनीज उनके साथ हैं। चाइना, रशिया ने, आपको याद होगा चाइना ने 2023 में ईरान सऊदी अरेबिया का रिप्रोचमा साइन करवाया था। तो मुझे लगता है इस रीजन के अंदर चाइना की पेनिट्रेशन भी हो सकती है, और अगर पाकिस्तानी वहां पे जहाज तैयारे खड़े हो गए हुए हैं तो कहीं ना कहीं मैं चाइना का बढ़ता हुआ जो असर रसूख है खित्ते के अंदर वो भी देखता नजर आता हूँ। उस्मान साहब, बेशक चाइना का असर रसूख है बढ़ता हुआ और ज्यादा भी बढ़ गया है, लेकिन वो खुलकर इस जो सालसी के किरदार में बेशक अगर बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत रहा भी हो, लेकिन वो खुलकर इस मामले पर सामने नहीं आ रहा है बिल्कुल वाज़ा और बलमना अंदाज में। शायद उसकी वजूहत ये भी हो सकती है कि शायद वो अमेरिका के बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट या आप सामने से खड़े होके अब नहीं करना चाह रहा। लेकिन हम अब नेक्स्ट हमें, आपको क्या लगता है कि क्या देख रहे हैं? 11 जुलाई को एक्सपेक्टेड थे कि मुज़ाकरात का सेकंड फेज होगा, उससे कबल ही सीज़ फायर ख़त्म करके दोबारा जो है दोनों ने एक दूसरे पर दावा बोल दिया है, और एक दूसरे पर ऐसे जो सख्त वो बयानिया एक दूसरे की तरफ आ रहा है, सख्त किस्म की जो स्टांस आ रहा है एक दूसरे की तरफ, वो भी बहुत तशवीशनाक है। आखिर आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा कशीदगी है ये मज़ीद बढ़ सकती है, या फिर जो ट्रंप का कल का कहना है कि कतर जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम मज़ाकरात की टेबल पर एक बार फिर से आए, तो आपको क्या लगता है कि अब हम मज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये कशीदगी कुछ दिन मजीद रहेगी? जी सब अच्छा, मैं पहले आपकी बात जवाब दे दूं जो आपने चाइना से मुतालिक बात की। देखें चाइनीज दे आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। चाइनीज सांजू की जो कोटेशन है वो मेरे ख्याल में चाइनीज उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन इट्स मेकिंग ए मिस्टेक। अमेरिकन जो फस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए और जिस तरह और ऑफ इनविंसिबिलिटी उनका डाइल्यूट कर रहा है, चाइनीज उस चीज को पॉपकॉर्न लेके मेरे ख्याल में देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको लग रहा है कि या तो जीतेंगे या हारेंगे, इन एनी केस यू नो वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम देम। जी जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में चाइनीज जो है वो ये होता हुआ देखना चाहते हैं। देखें बिग थिएटर ऑफ वॉर दुनिया में क्या है, ड्रैगन और अंकल साम, चाइना और अमेरिका। ये हमें छोटा थिएटर ऑफ वॉर है जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं ईरान को लेके सारे मामले के अंदर। बाकी यही पैटर्न रहेगा जिसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन रहेगी, हमले होंगे, प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करेंगे अमेरिकन। डोनाल्ड ट्रंप ताकत के साए के अंदर मुज़ाकरात करने के हामी हैं। देखें उस बंदे की 80 साल जो जिंदगी है वो इसी तरह गुजरी है। पिछले साल से लेकर अब तक 8 मुल्कों के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, लेकिन वो वॉर को प्रोटेक्टेड वॉर जो लिंगर ऑन वॉर उसमें तब्दील नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ 27 अक्टूबर को नेतन्याहू की नाकामी और डोनाल्ड ट्रंप लोअर हाउस हारने के साथ साथ अपर हाउस में मेजॉरिटी खो देंगे और एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और मुज़ाकरात की टेबल से वो नहीं वो उठा सकते जो उन्होंने मैदान जंग से नहीं उठाया। तो इसका मतलब कि अब कुछ दिन फिलहाल हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बाजी किस तरफ जो है वो पलटती है। लेकिन वैसे आपको क्या लगता है कि अगर जो है, क्योंकि हमने जो ट्रंप साहब के बयानात देखे हैं वो बेशक बोल जो रहे हैं वो कुछ और होता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसके बिल्कुल बरअक्स होती है, राइट। और वैसे भी पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक वो बन गया है बयानिया उनके, वो अगेंस्ट ही जा रहा है कि जो वो बोलते हैं वो कर नहीं सकते, वो सिर्फ बोलने की हद तक ही बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त अमेरिका की, अगर हम ट्रंप की बात ना करें, अमेरिका की पोजीशन इंटरनली उनकी, ये भी बात नहीं करना चाहूँगी कि वहाँ पे उनको वोट बैंक पड़ेगा कि नहीं, मैं अमेरिका की पोजीशन इस वक्त बाकी कंट्रीज के मुकाबले में कैसे देख रहे हैं आप? जी मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर डिच होता हुआ नजर आया। हमने देखा यूरोप ने डिच किया। अगर आप थोड़ी सी निकाल के वो 2 घंटे की उस गुफ्तगू देख लें, ट्रंप दुनिया के आखिरी आप कह लें या पहले कह लें फ्रस्ट्रेटेड आदमी नजर आया, जिसमें वो लैश आउट कर रहे थे, रेंटिंग और रेविंग थी कि आप लोगों ने हमें डिच किया, हमारा साथ नहीं दिया। टर्की से नाला थे, यूरोप से गिला करते नजर आए, जापान ने साथ नहीं दिया, इवन खित्ते के कंट्रीज ने अपनी फौजें नहीं उतारी, सऊदी अरेबिया यूएई ने उस तरीके से वॉर के अंदर कन्फ्रंट नहीं किया, और ये भागते
फिर रहे थे अमेरिकन का। देखें इमेज जो है दुनिया के अंदर बड़ा मैटर करता है, इस पे करोड़ों डॉलर कंट्रीज खर्च करते हैं अपने इमेज की बिल्डिंग करने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान का जो पोर्टफोलियो बना है वो हमारे वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस की वजह से, जो पिछले साल 10 मई को हमने देखा, हमने को पैसे दुनिया में नहीं खर्चे, उसके बावजूद इंटरनेशनल जितने भी वो फोरा है, डिप्लोमेटिक फोरम्स है, उस पर पाकिस्तान रेलिवेंट है। मुस्लिम दुनिया हो जाए, रीजनल लेवल पर देख लें, ग्लोबली आप देख लें। लेकिन अमेरिकन की हशर देखें वो क्या हो रहा है। वो जिस तरीके से इस वक्त उनका, जैसे मैंने कहा ना, प्रेस्टीज हर्ट हुआ है। देखिए वो हर्ट भी हुए हैं और वो ह्यूमिलिएट भी हुए हैं। मेरे ख्याल में उन्हें दे सीम टू हैव लर्न नथिंग फ्रॉम देयर पास्ट, जो आपने बात की थी कि वियतनाम से 8 साल जिल्लत लेके 56,000 लाशें लेके आप निकले, अभी 4 साल पहले इधर से जलील होकर निकले हैं पड़ोस के अंदर से आपने, और 21 साल की जंग में आपको कुछ नहीं मिला। एक ऐसे कंट्री से जहाँ जाड़ियाँ दाड़ियाँ गाड़ियाँ कुछ भी नहीं है, जिनके पास अपना रेलवे का सिस्टम नहीं, जिनके पास जेट्स नहीं है, वहां पे आप उन्हें जो है वो रिट्रीट करने में नाकाम रहे। और फिर आप एक ऐसा कंट्री, 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर कंट्री, जो स्ट्रेटेजिक टोन उनकी इस तरह की है कि 40 साल से वो सैंक्शंस का रजीम जो है बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, किस तरह से आप नी जर्क रिएक्शन दे सकते हैं? तो मेरे ख्याल में जो एक उनके माइंड के अंदर एक, आप कह लें कि उन्होंने एक बनाया हुआ था, फॉल्स प्रिटेंस था उनका कि हमने जो वेनेजुएला के साथ किया 24 घंटे में वो यहाँ से कर लेंगे। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने जितना नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, ये बिल्कुल इक्वेशन सेम है जो नरेंद्र मोदी ने एक डेमोक्रेसी की, बिगेस्ट डेमोक्रेसी को पहुंचाया। इनके सेकुलर क्रेडेंशियल चले गए, उनके स्ट्रेटेजिक क्रेडेंशियल जाया हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब आपके वक्त के लिए। और ख़वातीन और हज़रात, मौजूदा कशीदगी और आलमी ताकतें और मशरक़ी वस्ता के मुस्तक़बिल की सियासत पर किस तरीके से नज़रअंदाज हो सकती है, इसके ऊपर हम आने वाले प्रोग्रामों में बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं एक ब्रेक, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, कहीं मत जाएँ, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी बेसिकली कि बच्चों की परवरिश में अर्ली डेज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनमें हम क्या गलतियां कर लेते हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि सबसे बड़ी जो एडिक्शन बनती जा रही है बच्चों की वो क्या है कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन से बहुत एडिक्ट हो गए हैं और उसकी वजह से बच्चे जो सीख रहे हैं आजकल वो हमारे अगर आसपास से रिलेटेबल हो ना हो वो फ़ोन से ज़रूर रिलेट कर लेते होते हैं। Exactly. तो स्क्रीन टाइम पर बात होगी आज हमारी, स्क्रीन टाइम कितना बढ़ता हुआ मसला है और एक मुनफरिद नफ्सियाती नुक्ता नज़र से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस सेशन में नाजरीन को ये समझने में मदद मिलेगी कि बच्चों के रवैये कैसे तब्दील हो रहे हैं और क्यों तब्दील हो रहे हैं। तो बच्चों की जो स्क्रीन एडिक्शन है वो क्यों है, और न सिर्फ ऐसे ही बच्चों की नजर नहीं है स्क्रीन एडिक्शन की प्रॉब्लम, हाँ ये हर किसी की है, मेरी और आपकी भी हो सकती है। वालिदैन की सबसे ज़्यादा होती है। वालिदैन जो है अपना काम करने में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो बच्चों को चुप कराने के लिए बस उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं। सो ये सारी जो अब एक पैटर्न है वो बचपन से अगर बच्चे इसी पे ही आदी हो जाते हैं सो बाद में भी वो इसी को ही ज़ाहिर है कंटिन्यू करते हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी पे कितने नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है सोबिया खदीब साहिबा, हमें वीडियो स्क्रीन के जरिए ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम दोनों को। थैंक यू सो मच सोबिया फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सोबिया बताइएगा, बच्चों की स्क्रीन एडिक्शन या फिर हमारी जो स्क्रीन एडिक्शंस है उसकी वजह से हम दुनिया से जो है वो हमारा राब्ता थोड़ा मुनक़ता हो जाता है और स्क्रीन से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे ट्रेड्स जो हैं वो हमारे अंदर जन्म लेते हैं, पर्सनैलिटी में ऐसी शिफ्ट्स आती हैं जो कि रिलेटेबल नहीं होती हैं और ज़्यादातर हम बस एक इन्फ्लुएंशियल दुनिया में जो फैंटिसाइज करते हैं उसी को जीना चाहते होते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट आजकल के दुनिया में जहाँ पे हम कहते हैं ना कि हर तरफ स्क्रीन है और बाकी एडिक्शन की निस्बत अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रेविलेंट चीज़ है, रिहैबिलिटेशन सेंटर अगर बनाए जाए ना तो स्क्रीन के हवाले से अभी बना लेने चाहिए ताकि बेहतर तरीके से लोगों की रहनुमाई हो सके। उसी की कड़ी में आप लोगों के साथ आज हम जो ये डिस्कशन करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर वो बच्चा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो एडिक्ट नहीं है, या हर वो पर्सन जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या स्क्रीन का यूजेज है
एडिक्ट नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो जज्बाती तौर पर तन्हा महसूस करता है, या वो इंसान जो जज्बाती तौर पर कहीं ना कहीं तन्हाई के अंदर तन्हाई का शिकार है, किसी न किसी जज्बाती सहारे की तलाश में है, वहां पे वो स्क्रीन क्या हो रही है, एज अ पार्ट यूज हो रही है, सहारे के तौर पर यूज हो रही है। तो हम हर पर्सन जो कि मोबाइल के अंदर अगर फर्ज किया 3 घंटे से ज्यादा का इस्तेमाल बिला जरूरत, जिसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट है, एस्केप है, पे हम कह सकते हैं कि वो पर्सन डिपेंडेंट हो रहा है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है। 3 आवर्स की एक टाइमलाइन होती है, उससे ज्यादा का इस्तेमाल, क्योंकि अब जो फाइनल हर स्टडी हमारी, हमारा वर्क, हमारी हर चीज रिलेटेड है, हम डिपेंडेंट है स्क्रीन के ऊपर। तो किस तरह से इसको अलाइन किया जाता है, किस तरह से इसको जिंदगी का पार्ट बनाया जाता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यूजुअली जब फैमिलीज और कपल्स मेरे पास तशरीफ लाते हैं, तो बच्चों के हवाले से जब हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही होती हैं, तो स्क्रीन की जो इन्वॉल्वमेंट है या उसका इस्तेमाल है, वो एस्केप, जैसे हम कहते हैं ना, इमोशनल एस्केप के तौर पर, विंडो के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। उसमें ये नहीं होता कि हम टोटली, और ये समझ के साथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले तो इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि हर बंदा, हर बच्चा, हर इंसान जो कि स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा है वो एडिक्ट नहीं है। हाँ, अगर फर्ज किया वो 3 आवर to 6 आवर्स ऐसे यूजेज के अंदर है जिसके अंदर वो बिला जरूरत, उसकी नफ्सियात इसके बगैर चलती ही नहीं है, उसकी बॉडी इसके बगैर चल ही नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वो फॉल करता है एडिक्शन साइकिल के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा सोबिया साहब, ये दोनों लोगों के दरमियान ना ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, मजीद इस चीज़ को हमें समझाइएगा। एक वो लोग होती हैं जो खाने पर बैठे हुए भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ड्राइव करते हुए भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वो लोग होते हैं जो फ्री टाइम में फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्दो उनकी यूजेज भी ज़्यादा है, और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं भी जब फ्री टाइम में फ़ोन उठाऊँगा तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है फ़ोन के ऊपर कुछ ना कुछ करते करते। लेकिन मैं वैसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता कि मैं किसी काम के दौरान फ़ोन का इस्तेमाल करूं और उसकी वजह से काम डिस्टर्ब हो। तो ये जो एक चीज होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप दुनिया से बस अलग थलग गए, जब फोन साइड पे पड़ा हुआ है तो आपको लग रहा है कि कुछ मिस हो जाएगा। क्या ये इसकी वजह से होता है, या हमारी कोई नफ्सियात पे कोई और चीज असर कर रही होती है, इस वजह से हमें जो है वो फोन के साथ जुड़े रहने का दिल करता है? अच्छा, फोन एक ऐसी जरूरत है जिसमें ना हम कहते हैं कि ये ऐसी अवेलेबल, अनइंटरप्टेड, और जो आप चाहते हैं इसके साथ कर सकते हैं। तो इंसानी नफ्सियात में तो सबसे ज्यादा सरूर ही तब आता है जब अवेलेबल हो और बगैर किसी इंटरप्शन के जो आप चाह रहे हो, डिजायर, आपकी नीड्स, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा हो। तो फोन एक ऐसा मादा है हमारे हाथ में। तो वो लोग दो के डिफरेंसेस के हवाले से जो आपने बात की, एक जो फंक्शनल लेवल पे अपने कामकाज खत्म करके या जरूरत के तहत फोन का इस्तेमाल कर रहा है बेहतर प्रोडक्टिव स्टाइल में, वो तो उसके लिए तो कारामद साबित होगा। लेकिन वो बंदा जो फोन के बगैर अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो बार बार उसे ये हो रहा है कि यार सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। ये फोमो की जो कैटेगरी होती है, या इसके लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो वो पर्सन जो अपनी अटेंशन, फोकस, अपना जो भी प्रोडक्टिव काम है, वो बिकॉज ऑफ फोन यूजेज या उसकी बार बार, जैसे फोन हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें वो प्रोवाइड कर रहा है न्यूनेस, हमें वो प्रोवाइड कर रहा है कि हमको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमें वो प्रोवाइड कर रहा है कि वो हर टाइम अवेलेबल है, हमें कुछ भी पूछना है, कुछ भी। अब तो चैट जीपीटी के लेवल पे इतना ज्यादा एक्सेस यूज हो गया कि हम बेतुका जैसा भी सवाल है, हम हर चीज का आंसर चाह रहे हैं। तो इवन बच्चों के लेवल पे एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लेवल यानी यूट्यूब उनके लिए हर टाइम अवेलेबल है, टिकटॉक उनके लिए, गेमिंग हर टाइम अवेलेबल, डोपामिन। एक्चुअली क्या हो रहा है, न्यूरोकेमिस्ट्री के लेवल पे उनकी जो इंगेजमेंट है, दिमाग को महसूस होता है वो कुछ कर रहा है, हत्ता कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा होता जिसका आउटपुट आ रहा हो। तो दोनों के लेवल पे जो पर्सन मोबाइल का यूजेज ऐसे कर रहा है कि उसका काम इंटरप्ट नहीं हो रहा, वो डिस्टर्बेंस के लेवल पे नहीं जा रहा, वो हेल्दी वे में यूजेज उसका हम अलाइन करते हैं। जो पर्सन इंटरप्टेड, यानी कि वो ड्राइव, जैसे आपने ड्राइव की एग्जांपल दी, खाने की एग्जांपल दी, हर टाइम वो अवेलेबिलिटी, स्क्रॉलिंग, इसको स्क्रॉलिंग एडिक्शन के लेवल पे भी लेके आजकल सबसे ज्यादा जो उंगलियों पे चलती चीज है ना, वो स्क्रॉलिंग अप और स्क्रॉलिंग डाउन है।
जिसमें हमें ये पता नहीं है कि एक रील से दूसरे शिफ्ट, यानी दिमाग को ये समझें कि 10 कंपार्टमेंट एक दफा खुल रहे हैं, दिमाग को भी हम कंफ्यूज कर रहे हैं। अटेंशन का मसला आ रहा है, मेमोरी का मसला आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर मेमोराइजेशन, और इवन जितने भी हम अडल्ट के लेवल पे भी देखें तो डिमेंशिया, बहुत से ऐसे डिसऑर्डर जो रिलेटेड टू आपके मेमोरी के होते हैं वो करंटली अर्ली एज में ओपन होना शुरू हो गए, क्योंकि हमने ना दिमाग को कंफ्यूज कर लिया है। टेराबाइट्स की पावर है दिमाग के पास, लेकिन इतनी कंफ्यूजनल कि कभी मैं किसी इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से चीजों को सीख रहा हूँ, कभी मैं हेल्थ फिटनेस पे जा रहा हूँ, कभी मैं टोटली योगा पे जा रहा हूँ। देयर आर नंबर ऑफ विंडोज ना, आपकी रील के ऊपर भी हम जब कहते हैं ना हमारे एक इंटरेस्ट में एक रील खुलती है, तो दोनों के लेवल पे यूजेज का आउटपुट क्या आता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपके काम को इंटरप्ट ना करे, दिस कैन बी हेल्दी। उस लेवल पे यूज करने के लिए हमारा दिमाग डायरेक्शनल नहीं होता। बच्चे के लेवल पे भी, बड़े के लेवल पे भी जब डायरेक्शनल नहीं होगा, उसके घंटे स्क्रॉलिंग डाउन एंड अप में, चाहे वो एक क्लिक के लिए गया हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, आगे से 10 इन्फॉर्मेशन खुलती है तो वो खो जाता है। तो ये ऐसा समंदर है, इसमें से सिलेक्टिव अपनी इन्फॉर्मेशन बेस उठाने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। और डायरेक्शन यूजुअली जब बच्चे को या बड़े के हाथ में मोबाइल आता है तो कभी भी उसकी मैनुअल को खोल के नहीं देखा जाता। ट्रू ट्रू। अच्छा, मुझे तो सोबिया ये बताइए कि वैसे हम स्क्रीन्स की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान बढ़ क्यों रहा है? क्या हमारे पास ऐसे प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं है करने के लिए, या फिर क्वालिटेटिव जो टाइम होता था पहले वो नहीं हम इंजॉय कर पाते? हमारे पेरेंट्स जो है वो किसी न किसी वजह से इतने बिजी रहते हैं, या फिर इसमें एक और चीज़ें भी आ जाती है कि शायद वो इमोशनल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आ गया है, घरेलू तनाज़ात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं फील होती है घर में, वो उसकी वजह से जो है बस आप सिर्फ और सिर्फ अपने बंद कमरे में या अकेले अलग थलग बैठ के सिर्फ फ़ोन स्क्रीन जो है देखना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ज़्यादातर बच्चे आजकल की जो यंग जनरेशन है वो नेटफ्लिक्स पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन हो गई है और ऐसी ऐसी चीज़ें फैंटिसाइज कर रही है जो कि रिलेटेबल नहीं है एक्चुअल लाइफ से। सो डू यू थिंक कि इन चीज़ों की वजह से हमारा रुझान गैजेट्स की तरफ ज़्यादा हो गया है, या फिर नहीं गैजेट्स में ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज न्यूनेस तो है, क्रिएटिविटी तो है, अट्रैक्शन तो है। इसी की न्यूरोकेमिस्ट्री के ऊपर इसको डेवलप किया गया है कि आपको कंटिन्यूस एंगेज रखे। स्क्रीन में कोई भी कंटेंट चल रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा हमें देखना जरूरी है कि हमारा एक्सटर्नल जो इमोशनल इन्वायरमेंट है, देखिए ये जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट है ना इमोशंस का, दिस रियली मैटर्स फॉर ईच ऑफ अस। बच्चा अगर बोर हो रहा है, बड़ा भी बोर हो रहा है, तन्हा हो रहा है, बड़ा भी तन्हा होता है। स्टेट्स आती है ना, ह्यूमन नफ्सियात की स्टेट्स के अंदर अगर बॉर्डम आता है, तन्हाई आती है, बेचैनी आती है, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट आता है। जैसे बच्चों के लेवल पे माँ बाप लड़ रहे हो तो फौरन से वो मोबाइल पकड़ेंगे, स्क्रोलिंग डाउन, आप कमरा बंद कर देंगे, साइड पे हो जाएंगे। किस तरह से घर में मजबूत वो महसूस करते हैं या वो अटेंशन ले रहे हैं, दीज आर ऑल छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये मैटर करते हैं। आपका जज्बाती तनाव किस हद तक जाता है, जिसकी बेसिस पे आप फौरन से समझते हैं कि मोबाइल ना मुझे रिलीफ प्रोवाइड करेगा। आप उससे फिर पूछते हैं। अब ज्यादातर बच्चे मेरे पास रिपोर्ट होते हैं या बड़े रिपोर्ट होते हैं, कहते हैं हमने चैट जीपीटी से ये पूछा था, उसने हमें ये सजेस्ट किया, उसने हमें ये सजेस्ट किया। सजेशंस तो मिल रहे होते हैं, लेकिन वो जो ह्यूमन कनेक्ट है ना, वो मिस करते जा रहे हैं हम। स्क्रीन की बेसिस पे या जितनी भी डिजिटलाइजेशन दुनिया के अंदर हो रही है, उसकी बेसिस पे जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं वो मफलूज हो रहे हैं। और ह्यूमन कनेक्शन की बेसिस पे for us to have the human connections rather than क्योंकि बात तो हम बेशक वहाँ पे भी कर रहे हैं, सुनने वाला भी हमारे साथ वहाँ मौजूद है, बट ह्यूमन का फैक्टर, जो ह्यूमन कनेक्शन का फैक्टर है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, तहकीक के मुताबिक ये है कि अगर फर्ज किया आपने 4 घंटे गुजारे हैं स्क्रीन पे और सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट किसी पर्सन को आपने कनेक्ट किया है, या अपने अम्मा अब्बा से बात की है, अपने सिबलिंग से, अपने दोस्त से, तो वो जो उस टाइम पे आपको फील होता है कि यार मैं रिलैक्स हुई हूं, तो वो 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आपकी रिपेयरेंस हो रही होती है। अच्छा, एक सेकंड सोबिया साहिबा, बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऐसा बच्चे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। ये जो आप कह रही है ना कि ऐसा फिनोमिना होता है कि उनको रिलैक्सेशन मिलती है या उनकी बॉडी को फील होता है, नहीं होता फील बच्चों को, यही तो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो फ़ोन से ज़्यादा अपने आप को अटैच समझते हैं और वहाँ से ज़्यादा उन्हें रिलैक्सेशन महसूस होती है रादर देन कि किसी रिश्तेदार या इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के पास बैठ के। उनको आप बोले बातें करते हैं तो वो आगे से कहेंगे मतलब ऐसे आपको देखेंगे कि क्या बातें करें। अच्छा देखिए सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम कहते हैं ना ह्यूमन कनेक्शन, तो एक ऐसा बंदा जो बोरिंग सोफे पे बैठा हुआ और वो कह रहे हैं तुम मुझसे बात करो, बताओ तुम्हारे दिन कैसे रहा, तुम्हारा ये कैसे रहा, दिस इज नॉट द कनेक्शन। कनेक्शन आई टू आई होता है, ईयर टू ईयर होता है, स्मेल टू स्मेल होता है, ओरा टू ओरा होता है। कनेक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन है। तो वो वालिदैन जो समझते हैं कि मैंने 10 मिनट 5 मिनट गुजार लिए, फलां साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, फलां मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था, दिस इज नॉट कनेक्शन। कनेक्शन जब आप पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करते हो, मैं सेंसेस हसा से हमसा की बात कर रही हूँ, सारे ऑर्गन आपके इन्वॉल्व हूँ टुवर्ड द बच्चा या टुवर्ड द ह्यूमन बीइंग। इवन मैं क्योंकि कपल थेरेपिस्ट के तौर पर तो मैं उनसे कहती हूँ कि इट्स नॉट द कम्युनिकेशन कि आप कह रहे हैं कि मैंने पूछ लिया कैसा दिन रहा, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, दिस इज नॉट द कनेक्शन। कनेक्शन आई टू आई होता है। सिर्फ हम ना कनेक्शन को समझते हैं बातचीत, कनेक्शन बातचीत नहीं है। 5 मिनट सकूनत से बच्चे के साथ बैठ के, बच्चा जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब एनी ह्यूमन बीइंग जिसके साथ उसको प्रेजेंस महसूस हो। हमें कहाँ पे एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस होती है? हम तो फौरन बोर होते हैं एक दूसरे से, हमें तो चिड़चिड़ापन महसूस होता है, हमारा तो ट्रिगर होता है। हमें अगर एक और भी चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग, जितने भी हमें नाज़रीन सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए देखें, एक आपका नेगेटिव इंटरेक्शन के लिए 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। यानी बच्चे को आपने डांट दिया और फौरन से आप आके उसको प्यार करने लगे तो वो उस पर कम असर नहीं करेगा। वो तो कहेगा मोबाइल ठीक है यार, यहाँ पे मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, उसके डोपामिन स्पाइक्स आ रहे होते हैं उसके लेवल पे। तो दिस इज नॉट द सिंपल फिलॉसफी। अच्छा मुझे सोफिया ये चीज बताएं कि हम ना, मैं बच्चों की नहीं, मैं अपनी भी बात करूंगी ना, अगर मैं मुसलसल नजम से पूछ रही हूँ कि नजम इज एवरीथिंग ऑल राइट, आपकी मुझे ना ऐसे एनर्जी डाउन लग रही है, और फिर नजम मुझे ना अपनी मतलब सेफ फील करके एक बताना शुरू करे कि ये हो रहा है। अच्छा अब उसमें ना इंसान इतना फिर जाहिर है वो खो जाता है क्योंकि वो फील कर रहा होता है कि वो रिपीटेटिव कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स वो बता रहा होता है कि मैं भी इवन कहती हूँ कि अच्छा अब ये बात कब खत्म होगी, अच्छा ठीक है मैं सुन ली है, ओके अभी कब खत्म होगी। ऑल्दो आई डोंट गिव द एक्सप्रेशंस और मैं तसल्ली से सुन रही होती हूँ, बट मैं फेज आउट और जोन आउट जरूर हो जाती हूँ। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग? ऑल्दो मैं फोन की इतनी कोई खास एडिक्ट भी नहीं हूँ, मैं इतना ज्यादा फोन यूज नहीं करती। किया जाता है कि आप सुने और समझे और फिर रिस्पॉन्स करें। हम जैसे लोग इसलिए बैठे होते हैं। नहीं ये होता क्यों है वैसे कि आप कन्वर्सेशन में से गायब हो जाते हैं? हाँ देखिए मैं सुनना चाह रही थी कि वो क्यों परेशान है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या उसको मुफीद मशवरा दिया जा सकता है। और आई एम नॉट टॉकिंग, मैं इतनी फ़ोन एडिक्ट नहीं हूँ, मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं उसकी बात छोड़ के बस फ़ोन में देखनी शुरू कर दूँ, बट नहीं फिर भी मुझे एक शायद वो मुझे ट्रिगर कर रहा होता है कुछ ना कुछ के मतलब यू नो इट्स वेरी इट्स लाइक यू नो एंड वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी, ऐसा भी मुझे फील होता है। देखिए कम्युनिकेशन के हम जब भी एक दूसरे से कनेक्शन की बात करते हैं ना तो उसमें कुछ भी फेज आ सकती है। जैसे आपने कहा 10 मिनट बात सुनी, 5 मिनट बात सुनी, उसके दरमियान में मेरे अपने ट्रिगर, मेरे अपने ऑनगोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, मेरे अपने ख्यालात, सब चीजें उसमें मैटर कर रही होती हूँ। बॉर्डम भी आता है कि यार ये बार बार रिपीट कर रहा है, अब मैं इससे क्या बोलूं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हर टाइम जब भी हम किसी को सुनते हैं जरूरी नहीं है कि हम उसे सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि जल्दी से ना सोल्यूशन देता हूं ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक करना जो है ना फिक्सेशन का, ये पेरेंट्स के अंदर बहुत बड़ा एक इल्यूजन होता है इवन किसी भी रिश्ते में कि हम सबको ठीक करना चाहते हैं। हम सबको ठीक नहीं कर सकते जब तक कि ह्यूमन बीइंग अपने लेवल पे उसकी चीजों को पकड़ नहीं सकता। हम वहां फैसिलिटेट क्या कर सकते हैं, हमने सुना, न्यूट्रलाइज किया और उस चीज को उसके लेवल पे कहा। जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव वे में कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, होप की एक सिर्फ और सिर्फ लाइन दे दी। जब हमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा और हम बॉर्डम में जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि यार अब मैं इसे क्या बोलूं या मेरी अपनी कोई चीज मुझे याद आ गई, तो वहां पे इंपॉर्टेंटली प्रॉम्प्टली जो आप फील करते हैं, जरूरी नहीं है कि फील करना सब कुछ आप उसे बता दें। तो जरूरी ये होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के दौरान फिक्सेशन इज नॉट ओनली द स्ट्रेटेजी, लिसनिंग कैन बी, अवेलेबिलिटी कैन बी, प्रेजेंस कैन बी, एनीथिंग। हम लोगों ने ना बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस बना ली है। इस जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं हम समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस के लेवल पे ना हमें इसे लेक्चर देने की जरूरत है, इसे प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है, इसे ऐसी हुक लाइन दे, मतलब ये मैं वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि हम ये यूज करते हैं जिसकी बेसिस पे ना एकदम से उसका न्यूरोट्रांसमीटर आए। नो,
अवेलेबिलिटी एंड प्रेजेंस इज द बिगेस्ट की, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। स्क्रीन के दौर में सबसे ज्यादा क्या चीज आ रही है, हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर नजम साहब को सुन रही हैं तो दिस इज द बिगेस्ट, उनको सिर्फ सुनना ही वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। आप अपने लेवल पे ये परेशानी क्रिएट ना करेंगे यार मजीद में से क्या कहूँ कि मैं इसको बेहतर करने के लिए फिक्सेशन के लिए क्या मशवरा दूं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है। सोबिया साहिबा, आज के डिजिटल दौर में वालिदैन किस तरह से ऐसा मतवाजन घरेलू माहौल बना सकते हैं? ठीक है कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या एक्टिविटी, देखें कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंटिंग के रूल्स होंगे जिनके ऊपर हमें चलना होगा। क्या टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, बच्चों के सामने फ़ोन ना यूज़ करने की ज़रूरत है, करना क्या चाहिए? अगर 4 पॉइंट की लेवल पे ना एक कंसिस्टेंसी, जैसे हम कोई काम बच्चे के साथ कर रहे हैं ना, अगर हम मिलके खाना खा रहे हैं तो हम मिलके खाना खाने की एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तक इकट्ठे प्रैक्टिस करें। अगर हम उसके साथ कोई छोटा सा खेल ही खेल रहे हैं ना, तो हम उसके साथ वो फिर कंटिन्यूस रखें। हमारा ये होता है, एक दफा हमारा मूड ठीक होता है तो हम खुश खुश उसको इजाजत दे रहे होते हैं, और हमारा जब मूड या हम किसी काम में फंसे होते हैं उसी टाइम पे हम उसको डांट रहे होते हैं, हम उसको कंफ्यूज करते हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी टूवर्ड व्हाटएवर यू आर, वो आप जो भी ट्राई कर रहे हैं बच्चे को सिखाने के लिए। सेकंड लेवल पे अपने एक्शंस। हमारा सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट कॉज ही बच्चे के साथ ये होता है, वो तो कहता है बाबा आप तो यूज कर रहे हैं, आप उसे क्लैरिफाई करें व्हाई आई एम यूजिंग, हाउ यू कैन यूज इट। क्योंकि असल में ये होता है कि हमने उसे मोबाइल तो दे दिया होता है लेकिन गाइडलाइन नहीं दे रहे होते। हम गाइडलाइन भी ये अच्छा कंटेंट देखो, उसको ऑप्शंस नहीं दे रहे होते, तो वो तो ऑप्शन अपने लेवल पे चूज करेगा, कभी रोड ब्लॉक्स पे जाएगा, कभी किसी गेम पे जाएगा, कभी किसी गेम पे जाएगा। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप टाइम निकाल के 5 से 10, हम ना बेसिकली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे करूंगा। हम इसी कन्फ्लिक्ट में अपने वाईफाई को बंद कर देते हैं, जो वार्मथनेस है उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी दे देते हैं, अपनी प्रेजेंस नहीं दे पा रहे होते। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है, कंसिस्टेंटली कुछ भी करना है आपने अपने बच्चे के साथ, इवन अपने बिहेवियर रिव्यू के चेंज के अंदर सबसे बड़ा मैटर चीज करती है कि आप उसको रिपीट कितना कर रहे हैं। तो हम सब जो अभी जितने भी एज के लेवल पे हम रिपीटेशन में नेगेटिव पैटर्न ज्यादा बिल्ड करते हैं, तो पेरेंटिंग भी खराब होती है, अपने ताल्लुकात भी खराब होते हैं, और हम एक क्लाइमेट जनरेट नहीं कर पाते। तो एक्शन पॉइंट के लेवल पे कंसिस्टेंसी क्रिएट कीजिए, वार्मथनेस क्रिएट कीजिए। 5 से या 10 मिनट की अगर कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो अवेलेबल 5 सेंसेस के साथ होइए, सुनिए भी, देखिए भी, सूंघिए भी बच्चे को। इवन बच्चों की खुशबू के लेवल पे आपके ट्रांसमिशंस होते हैं। तो बहुत सी चीजों के लेवल पे आपने काम करने की जरूरत है ताकि आप ताजा और अवेलेबल महसूस कर सकते हैं। ताजा जब मैं कह रही हूँ तो फ्रेश है। हम एक दूसरे से बॉर्डम के लेवल पे बहुत जा रहे हैं, इंसानी ताल्लुकात इसीलिए बहुत खराब हो रहे हैं। हमें लगता है कि एक ही चीज में चाम है, नो, हर कनेक्शन में चाम है, लेकिन ढूंढने की जरूरत है, अवेलेबल रहने की जरूरत है। प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया खतीब साहिबा, इतना सब कुछ जो है वो हमें बताने के लिए, और बस इनके ऊपर अमल करने की भी ज़रूरत है। अब वो हर किसी की अपनी फैमिली के मामलात हैं, वो किसको किस तरीके से लेकर चलता है, लेकिन बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ना, ये आदत बन जाती है, और फिर आप लोगों को ही बहुत ज़्यादा मसला होता है। और मैंने माओं को जो है वो देखा है फिर बच्चों को खुद ही भी मारते हुए कि खुद फ़ोन थमा के बाद में खुद ही जो है ना वो उनको लगाई भी जा रही होती हैं। इनफैक्ट मेरी बहन रात को भी अपनी बेटी को कह रही थी कि फ़ोन छोड़ो, बस सो जाओ। वो यकीन माने वो अभी सिर्फ 3.5 साल की, वो आगे से कहती है अभी नींद तो नहीं आ रही, जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगी। आई वाज शॉक्ड कि मतलब वो कह रही कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मतलब उसको ये भी पता है कि नींद आएगी तो मैं सोऊंगी, सिर्फ आंखें बंद करने से मुझे नींद नहीं आएगी। सो ये बच्चों को बहुत सारी चीजें ना हमारे स्क्रीन से पता चल रही है, हाँ कंटेंट से पता चल रही है जो उनको समझ भी नहीं आ रही है, और कुछ लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करने लगते हैं हमसे, और जिससे हम इरिटेट होने लगते हैं और फिर हम उनको डांटने लगते हैं। सो जिस तरह आप एक चीज़ में इत्तेदाल रखेंगे, कम वक्त में थोड़ी चीज़ प्रोवाइड करेंगे और फिर उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, आई थिंक तभी हम बेहतर परवरिश कर सकते हैं। एक वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। खत्ताती महज खूबसूरत लिखाई का फ़न नहीं, बल्कि रूह, सब्र, तख्लीक और जमालियात का एक मुनफरद इजहार है।
सदियों से ये फ़न मुख्तलिफ तहजीबों खुसूसन इस्लामी सकाफ़त में रूहानी वाबस्तगी, इल्म और हुस्न इजहार की अलामत रहा है। आज के डिजिटल दौर में अगरचा टेक्नोलॉजी ने तहरीर के अंदाज में बदल दिए हैं, लेकिन ख़त्ताती अभी भी अपनी जगह, अपनी तख्लीक और रूहानी अहमियत बरकरार रखे हुए। जदीद डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर ने ख़त्तातों को नई जहतें फराहम की हैं, लेकिन जहाँ रवायती फ़न को जदीद अंदाज में दुनिया भर तक पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़त्तातों का नाम बिल्कुल सर फहरिस्त है। ख़त्ताती आज भी इंसान को यकसुई, सब्र, तख्लीकी सोच और रूहानी सुकून से जोड़ने वाला एक ऐसा फ़न है जो डिजिटल दौर में भी अपनी असल खूबसूरती और वक़ार के साथ ज़िंदा है। इसी मौजू पर बात करते हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ख़त्तात हैं। आप लोग उनको टेलीविज़न चैनल्स पर भी देखते रहते हैं और बहुत सारी उनकी एग्ज़िबिशंस पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर होती रहती हैं और अभी भी उनके आने वाली है एग्ज़िबिशन कोयटा के अंदर और वो वहाँ पर मौजूद होंगे। सो बलूचिस्तान से जो नाजरीन हैं वो भी देखें और ज़रूर जाएं। और दुनिया भर में इनके काम को पज़िराई मिली है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वासिल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप वासिल भाई? वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहिए। वासिल भाई, एक फ़िक्रा जो अक्सर हम सुनते हैं कि इस्लामी ख़त्ताती जो है वो हुस्न फ़न है और हुस्न इजहार का बहुत एक अच्छा तरीका है, लेकिन रूहानी सुकून और रूह की बेदारी का भी इसको एक ज़रिया समझा जाता है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है और इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या कितनी रियाजत कोई चाहिए होती है? आपको एक ख़ास कनेक्शन चाहिए होता है, ख़त्ताती से मोहब्बत चाहिए होती है, या आपकी जो है ना रूह बेदार होनी चाहिए? तो ये कैसे हासिल होता है? बहुत शुक्रिया आपने, और बड़ा कीमती सवाल आपने पूछा। और दो अहम नुकात हैं कि इसमें क्या ख़त्ताती से मोहब्बत होनी चाहिए, रूहानी तौर पे आपकी बेदारी चाहिए, और ख़त्ताती करने के लिए रूहानियत कैसे बेदार होती है अगर ये करते, तो दोनों पे हम बात करते। देखिए, इंसान जो है कोई भी काम करता है ज़िंदगी में, चाहे मैं हाथ हिला रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमें 4 तरह की एनर्जीज हमारे वजूद में मौजूद हैं जो हमें फ्यूल के तौर पे हमें लगती हैं। एक फ़िज़िकल एनर्जी है जो बेसिक है, हमारे हर इंसान में या हर जानदार में, कोई भी ज़मीन पर जानदार मौजूद है उसके पास फिज़िकल एनर्जी होती है। उससे नेक्स्ट लेवल जो होता है अगला, वो है जज्बाती तवानाई, और उसमें जमावियात आती हैं और वो हार्मोन्स होते हैं, और इसकी कई अक़साम हैं कि हमारे पास गुस्से के, खुशी के, मोहब्बत के, प्यार के, मुख्तलिफ तरह के जज्बात हैं। तो वो जो जज्बात हैं वो जितने प्योरीफाइड होते जाएंगे, इंसान की शख्सियत पे उतना ही निखार पैदा होता चला जाएगा। फ़नून लतीफ़ा अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जज्बाती तवाज़ुन भी पैदा करते हैं, किसी तरह का भी कोई फ़न हो, चाहे वो मौसीकी हो, मुसव्वरी हो, या कोई भी आर्ट हो, और ये जज्बाती तवानाई है। तीसरी है फ़िक्री तवानाई, जो हमारा इंटेलेक्ट होता है, जो इल्म से, मंतक से, मैथमेटिक्स से, साइंस से हमें मिलता है। जितना हम फ़लसफ़ा पढ़ेंगे या जितना हम जानेंगे, गौर फ़िक्र करेंगे कायनात पर, अपनी ज़ात पर, उससे हमें मिलता है। तो ये हमारे पास तीसरी तवानाई है जो हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हरकत और सकनात या मुख्तलिफ जो हमारे एक्शन होते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए चलते हैं। और चौथी तवानाई है जो हमें ज़िंदगी अता करती है, वो है रूह, जिसके बगैर ये वजूद किसी काम का नहीं है। वजूद बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। ये तीनों तवन्नाइयाँ भी बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाती है। अच्छा, तो मुझे अब बताएं कि ये रूह के ही एलिमेंट नहीं है जज्बात और फिक्री सोच? ये अगर इसको देखा जाए, ये काफ़ी हद तक हमारे वजूद के हैं। अब वजूद को जिंदा रखने वाली चीज़ वो रूह है। आप आसानी का यूँ समझ लीजिए कि एक इंजन है और बकिया उसके डिब्बे हैं ट्रेन के, तो वो ट्रेन के डिब्बे वो ट्रेन का हिस्सा हैं, लेकिन असल जो चीज़ लेके चलने वाली वो इंजन होता है। वो उसको लेके जो चलता है, बकिया उसके साथ चलती है। जिधर इंजन जाएगा डेफिनेटली बकिया ने भी उधर ही जाना है। अब बात करते हैं कि ख़त्ताती हमारे यहाँ कौन सी तवन्नाइयाँ इस्तेमाल करती है। जब हम कलम उठाते हैं तो हाथ के साथ लिखते हैं, ये हमारी फिजिकल एनर्जी है। जमालियात पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी जज्बाती तवन्नाई है। फिर उस पर बैलेंस बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल, बहुत, इसको कहा जाता है हिंसा तो रूहानिया, रूह की ज्योमेट्री है। जो ज्योमेट्री है ये डायरेक्शन का तयन करती है, तो ये हमारी फ़िक्री तवन्नाई है। फिर जो हरूफ अल्फाज लिखते हैं वो मतन है, वो वही है, वो इंसान का मुशाहिदा नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह का जब कलाम होगा उससे ज़्यादा ताकतवर रूहानी वो अल्फाज क्या हो सकते हैं। जब वो लिखेंगे तो एक अपनी उसकी रूहानी तासीर है। जब आप वो लिखेंगे तो वो आपकी रूह को बेदार करेंगे। तो यूँ इस एतबार से देखा जाए तो ख़त्ताती चारों तवन्नाइयों का इस्तेमाल करती है। इस एतबार से ख़त्ताती से आप अपनी रूह बेदार कर रहे हैं। जी बिल्कुल होती है। एक और अगर आप देखें साइंटिफिक इस बात को समझने के लिए, कहते हैं हर अमल का रद्द अमल होता है।
जो कि मिकदार में बराबर होता है, वो न्यूटन का जो कानून है, ये किससे मतलब। हाँ। अगर हम खताती अच्छा खूबसूरत करके लिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा लिख भी पाते हैं, दुनिया देखती है, बहुत अप्रिशिएट करती है, ये तो हमने जो काम किया है, कागज़ पे कैनवस पे हमने लिखा है, सबको पसंद है। लेकिन खताती ने इन रिएक्शन हमारे साथ क्या किया है, हाँ। वो जो हुस्न कैनवस पे और कागज़ पे नज़र आता है, वो पहले खतात की ज़ात में पैदा होता है। खताती के रियाजत वो खुद उसके अंदर हुस्न, तवासुन, ठहराव, सब्र, रूहानियत, पाकीज़गी, ये सब अनासर उसमें पैदा करती हैं। वो कहते हैं ना, वही बर्तन से बाहर आता जो उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो जो हुस्न नज़र आया है, बकिया सब ने देखा है, पहले वो रियाजत से वो नफ्स की पाकीज़गी, ठहराव, तवाज़ुन, हुस्न, तख्लीक खताती खुद इंसान की ज़ात में पैदा करती हैं। ठीक। अच्छा, अगर हम ये पूछना चाहें कि सपोज किसी को खताती का शौक तो है लेकिन उसकी रूह बेदार नहीं है, या फिर वो स्पिरिचुअली इतना कंटेंट नहीं है, राइट, ठीक, तो वो कैनवस पे जो बनाएगा, आपको लगता है उसमें वही तासीर, वही जज्बा, वही देखने की आंख को वो जो खींच लेती है अपनी तरफ, वो पाया जा सकता है वो फैक्टर? मिकदार में फ़र्क होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी तासीर लाजमी होती है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक गज़ल गालिब की है, कमाल है, उसके अंदर आप कायनात के मफहूम समझ आते हैं, ज़ात, शाऊर, अक़ल, फ़िक्र, सब चीज़ें पता चलती हैं। एक वो नापुख्ता कोई शायर होता है जो अभी इब्तदा में कुछ कहना चाहता है, तो वो कहता है, तो फ़र्क ये है कि दोनों की तासीर और गहराई में फ़र्क है, लेकिन दोनों शायरी के ज़ुमरे में ही आते हैं। दोनों के यहाँ तवाज़ुन जो ना, वो बुनियादी तौर पे मौजूद है। तो खताती का बुनियादी तौर पे कोई भी फ़नपारा देखेंगे, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें तवाज़ुन मौजूद होता है। अगर किसी की ज़ात में तवाज़ुन भी पैदा हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त खूबी है जो कि इंसान के खूबसूरत इंसान बना देती है। अच्छा वासिफ साहब, मुझे ये बताएं, कुछ लोगों में बचपन से ही शौक होता है कुछ पेंट करने का, कुछ लोगों को बाद में एज अ प्रोफेशन जो है कुछ अचीव करने का, तो उनको होता है कि पेंटिंग से चूंकि मेरा वैसे ही लगाव है, सो क्यों ना मैं खताती की तरफ भी जाऊँ, राइट। सो इनका मुवाजना बताइए, क्या जब तक आपका उसके साथ दिली लगन नहीं होगी, जुस्तजू नहीं होगी, आप उसको बाद में उस तरह से पेश कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। देखिए, मैं इसकी मिसाल यूँ दूँगा, एक बच्चा होता है, जब वो छोटी उम्र में होता है, अभी चलना सीखता है, हम बड़ा खुश होते हैं कि उसने चलना शुरू कर दिया, अब फिर भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो बड़ा हो के बहुत मशक करता है, जिम करता है, जाता है, एथलीट बन जाता है, करतब करता है, जंपिंग बहुत बड़ी कर देता है, वही इंसान होता है। कमाल उसका आता है उसकी मेहनत से और रियाजत से। इसी तरीके से जब इंसान का मुशाहिदा कायनात का मजबूत होता है, अगर उसके अंदर 8 की खूबियाँ मौजूद है, तो वो मुसव्वरी बहुत अच्छी करेगा। चूँकि मुसव्वरी बुनियादी तौर पे कायनात का जो हुस्न है उसको कैनवस पे उतारने का नाम है। वो किसी तरह के भी हो सकता है, वो हमारे एहसास और जज्बात के साथ भी मुंसलिक हो सकता है, वो पहाड़, दरख्त, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब हम मादे से मावरा, जिसे कहते हैं मेटाफिजिकल ब्यूटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करते हैं, मादे से मावरा जब हमारी ज़ात जाती है, वहाँ पे उस एस्थेटिक्स को आप हुस्न तख्लीक के साथ पेश करेंगे तो वो फिर खताती होगी। क्योंकि खताती के जो हरूफ है, अल्फाज है, वो मादे का वजूद नहीं है। जब वो मादी वजूद नहीं है तो वो एक रूहानी कैफियत है। तो वो जब आपके अंदर शौरी पुख्तगी और रूहानी बेदारी होती है, तो फिर आप उस मुकाम पर जाते हैं कि खताती को एक तख्लीकी और हुस्न के अंदाज में पेश कर सकें। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। खूब अच्छे तरीके से आपने बताया कि इसका महसूस क्या होता है और इसका अब है क्या। लेकिन अब इस पर ज़रा हम बात करना चाहेंगे कि ये जो इस्लामी खताती ये फ़न है, इसको बदलते वक्त के साथ आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या कम होता हुआ? उसमें भी जिद्दत आ रही है, और जिद्दत आ रही है तो किस तरह से आ रही है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि मीडियम्स के एतबार से जिद्दत होती है कि आप पहले वो कलम कागज़ के साथ काम करते थे, अब चूँकि इंसान ने बहुत ज़्यादा और चीज़ें सीख ली है, तो मैं जैसे गोल्ड लीफ के साथ काम करता हूँ, बाकी और कई आर्टिस्ट हैं मेटल के ऊपर काम करते हैं। तो एक तो मीडियम की, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो तख्लीकी अंदाज, एक नया फ़न पैदा होता है, एक नई कंपोजिशन होती है, वो हर आर्टिस्ट अपनी रियाजत और मेहनत करता है, इस एतबार से जिद्दत आती है। और वो एक ही आयत होती है, आप 100 आर्टिस्ट अगर अच्छे बैठे हुए हैं दुनिया के, वो 100 नई कंपोजिशंस के साथ पेश करते हैं, लेकर आते हैं, तो हमें वो इतनी वैरायटी नज़र आती है, इतनी तख्लीक नज़र आती है, तो दूसरे एतबार से ये जिद्दत इसमें मौजूद होती है। लेकिन एक और जिद्दत जिसे जदीद खताती कहा जाता है, ये मॉडर्न कैलीग्राफी, उसके हवाले से बसद एहतराम मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा कि देखिए, खताती जो है ये सुकून का नाम है, मुराक़बा की कैफियत है, शोर नहीं है। जैसे कानों को शोर बुरा लगता है, ऐसे आंखों के लिए भी शोर होता
है, वो शोर, वो रंग जो कि बेमानी बिखरे हुए हों, वो आंखों के लिए शोर की या आलूदगी की कैफियत रखते हैं। आप ये समझें कि आप हरूफ चीखते हुए जो रंग को, यस, कहलाते आप हैं हरूफ को एक शक्ल के तौर पे इस्तेमाल करें। आपने वो जो कलाम है जो उसका ख्याल नहीं रखा, इराब क्या है उसका अदब क्या है, एहतराम क्या, उसका ख्याल नहीं रखा, बस रंगों के साथ खूबसूरती पैदा करके आपने समझा कि आपने बड़ा अच्छा फन पारा तख्लीक कर लिया है, तो खताती के तकाजे नहीं है। जो सही मानों में जहाँ जिन ममालिक में खताती होती वो इसको नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते कि आपने ऐसा करना तो रंग इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, अच्छी बात है, तख्लीकी अंदाज है, लेकिन हरूफ की अशकाल जो कंपोजिशन खताती के बुनियादी असूल उस पर कंप्रोमाइज़ करने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है, वो नहीं आप कर सकते। अच्छा, तो जी, कौन से ममालिक की, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो ममालिक हैं जो खताती से ही बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत फेमसली मशहूर है, तो वो कौन से ममालिक हैं और वहाँ पे खताती का जो एक कह सकते हैं कि जो लेवल है वो बाकी किसी और जो है वो पेंटिंग्स का उस तरह से नहीं, एक मुनफरिद और मकबूलियत जहाँ पे जी, ज़्यादा हासिल है। इस्तांबुल जो है शहर तुर्किया का, उसको कहते हैं कि ये कबीरतुल खतातीन है। तो एक तो वहाँ पे बहुत काम बहुत होता बड़े बड़े है, खतात और कहा भी जाता है ना कि कुरान खूबसूरती से पढ़ा मिस्रियों ने और लिखा तुर्कियों ने, ऐसे। और वहाँ बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं और उनमें मैं हमेशा याद करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, उनका जिक्र करना चाहूँगा सामी अफंदे रहमतुल्लाह अलैह। सामी अफंदे कमाल के फिर मुस्तफा अकम साहब, ये पिछली सदी के खतातीन थे जो बड़े सासा। आज के दौर में हसन चलबी साहब, उनका 2 साल कबल इंतकाल हुआ, बहुत ज़बरदस्त खत्तात थे। और हम देखते हैं जो मस्जिद नबवी में भी खत्ताती वो हुई है, शफीक उस्मा साहब, वो हमारे पाकिस्तान अच्छा, के, वो पाकिस्तान के खुशनसीबी हमें सादत हमें नसीब हुई है। लेकिन जो बकिया काम है वो तुर्कों ने भी किया हुआ है और एक बांग्लादेश के भी खत्तात है, उन्होंने भी वहाँ पे काम किया हुआ है। दूसरा जो है वो ईरानियों ने बहुत काम किया नस्तारिक के एतबार से। अच्छा, आप ये देखिए कि जब वो खताती करते हैं और वो कौमी सतह पे, समाजी सतह पे अडॉप्ट करते हैं, तो उसके मुआशरे पे असरात होते हैं, मुआशरा मजबूत होता है। कैसे ये बड़ा सवाल है कि देखिए, एक होता है वो फर्द जो हमेशा फॉलो करता है, वो किसी भी फील्ड में चले जाए, आप कंज्यूमरिज्म के तौर पे आप हमेशा खर्च करते रहते हैं, आप प्रोड्यूस कुछ नहीं करते, आपके यहाँ तामीरी और तख्लीकी रवैये नहीं होते। लेकिन जब आर्ट करते हैं और स्पेशली वो आर्ट जो मादे से मावरा शक्ल का हो, तो आप इसका मतलब कि आप अपनी ज़ात और कायनात के उन कोनों खुदों को खोजने की कोशिश करते हैं जो पहले से नहीं किसी ने किए, मादी अशकार नहीं उनकी। जब आपके यहाँ वो तख्लीकी खोज होती है तो आप आगे बढ़ते हैं। जब एक फर्द आगे बढ़ता है तो मुआशरा जब उसको अप्रिशिएट करता है, इसका मतलब मुआशरे में भी वो जज्बा मौजूद है। आप यही वजह देख लीजिए, तुर्कों के यहाँ बड़ी वसत है, बड़ी नफासत है, बड़ा ठहराव है, और इसको बनाने में समझता हूँ फ़न खताती का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ये खताती का जो फ़न है वो उस समाज की नफ्सियात है, या यूँ कह लीजिए उस समाज की रूह में मौजूद है। और इसी तरह ईरानियों के यहाँ देखिए, ईरानियों में आपने अभी देखा कितना बड़ा वो एक जंग से बड़ी तकरीब क्या हो, जंग से बढ़कर कोई और तकरीब नहीं, लेकिन उनके यहाँ तख्लीकी लोग थे। ठहराव देखिए कैसा कमाल का है, इत्तेहाद, यूनिटी वहाँ पे मौजूद देखिए। अगर हम बात ये करें कि माशरे की तश्कील और उसको एक बेहतर पैटर्न, मुतवाज़न पैटर्न, हाँ, उसके अगर यूँ कह लीजिए, देखिए एक मुल्क जो ना उसके 2 बुनियादी हिस्से होते हैं, एक होते हैं रियासत, स्टेट जैसे कि, दूसरा होता है समाज। जो रियासत होती है या गवर्नमेंट, आप जैसे आम लफ्ज़ों में कह लीजिए, वो चलती है कवानीन से। आप आज आइन को बदलते हैं, कानून को बदलते हैं, वैसे ही आप स्टेट ने ऑपरेट करना है, दैट्स अ मशीनरी। समाज होता है वो जिंदा लोगों का नाम होता है, वो चलते हैं रवायात से, इक़दार से, फ़नून से, सकाफ़त से, तहज़ीब से। और जिनके पास फ़न ख़ताती जैसी सकाफ़त और तहज़ीब मौजूद हो, जो एक तरफ से इल्हामी फ़िक्र के साथ मौजूद है, दूसरी तरफ फ़िक्री एतबार से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी फ़िक्र है। और तख्लीकी एतबार से क्या है कि वो ऐसे अल्फाज और हरूफ हैं जो मादी वजूद नहीं रखते बल्कि मादे से मावरा हैं। तो जिनके पास इतनी ज़बरदस्त फ़िक्र और इतनी ज़बरदस्त तख्लीकी रवैया मौजूद हों, वो उसे अडॉप्ट करें तो वो कैसे एक अच्छा मुआशरा नहीं बनेंगे। जब वो एक अच्छा मुआशरा बनते हैं तो मुआशरे से रियासत का वजूद मजबूत होता है। जब रियासत मजबूत होती है, मुल्क आगे बढ़ता है, मुल्क तरक्की करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें अपने मुआशरे में तवाज़ुन और ठहराव पैदा करने के लिए, मुआशरे के अखलाकी वजूद की बहाली के लिए, हमें इस तरह के फ़नून को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपके सारे सवाल में एक और सारे जवाब में एक और सवाल का जवाब भी था कि अगर मुआशरा शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है, अखलाकी वजूद होता है, उस अखलाकी वजूद की तरबियत के लिए ऐसे फ़नून यकीन जाने ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं। और ऐसे फ़नून या किसी भी किस्म का फ़न, लेकिन ये तो ज़ाहिरी बात है कि आपका पाकीज़गी और रूहानियत या एग्जैक्टली उस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है।
आपने अपनी वैसे लाइफ में कहाँ पे सबसे बेस्ट, मतलब आपकी खताती को जितना लोगों ने पसंद किया, वो लोग देखें कि मतलब वो दे वर देयर फॉर कि आपके वो दिल के आपको करीब, हाँ नजर आए हैं कि वो भाई मैं ये वो निस्बत ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हुस्न बाब के मुकाम साहिब-उज़्ज़मान पे मैं एक सुन पा रहा पिछले 6 साल से नस्ब है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये सबसे बड़ी निस्बत और सबसे बड़ा एजाज़ यही है, यही हासिल है ज़िंदगी। अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा आते हैं कि पाकिस्तान में इसके फ़रोग़ के लिए वासिल शाहिद साहब आप क्या काम कर रहे हैं, तो ज़रा प्लीज़ उसके हवाले से बताइए। देखिए, इसका 2 सतह पे काम है। एक तो इनफरादी सतह पे कि नुमाइशें करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि नुमाइशें रवायती तौर पे सिर्फ उन 8 गैलरीज तक ना महदूद रही जाए जहाँ पे चंद एक लोग जाते हैं या जिन नुमाइशों की खबर भी एक बहुत मखसूस तबके तक रहती है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे अवामी मुकामात पर नुमाइश की जाए जहाँ पे लोगों की तादाद मैक्सिमम वहाँ पर मौजूद हो। अल्लाह का शुक्र पिछले 10-12 साल से ये काम भी कर रहे हैं और इस एतबार से बैनुल-अक़वामी सतह की नुमाइशें भी पाकिस्तान में उनको भी मुनक़िद करवाई और तकरीबन तमाम सूबों में नुमाइशें करवाई। दूसरा कि रियासती सतह पे स्टेट जो है जब एक डिसीजन लेती है, एक फैसला करती है, तो उसके असरात मुआशरे पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो स्टेट लेवल पे भी कुछ पीछे लगे रहना पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काम करवाना पड़ता है और यकीन जाने क्योंकि उस पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ऑलरेडी कोई इदारा मौजूद नहीं। हाँ, अगर एक इदारा मौजूद होता, कवानीन साजी हुई होती तो फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन चूंकि नहीं हुई, वो करवाने में बहुत वक्त लगता है। तो बाज़ वक्त वहाँ से एग्जीबिशन तो मिल जाती है रियासती सतह पे, स्टेट कहती है ठीक है हम ये नुमाइश करते हैं, गवर्नर हाउस में मिल जाती है, पार्लियामेंट हाउस में मिल जाती है, असेंबलीज की बिल्डिंग में मिल जाती है, फाइन इनफ। लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आइंदा नस्लों तक ये जो पैगाम पहुँचे और ये काम तो रहेगा। इस काम के साथ हमारी जो निस्बत है वो कायम रहे। आपके पास यंग जनरेशन आती है सीखने के लिए, कितना इंटरेस्ट रखती है हमारी यंग जनरेशन खताती में या इस चीज़ को सीखने में? वो ना कहते हैं ना कि जब वजूद बहुत ज़्यादा फैट्स कर देना तो उसको डिटॉक्स करना पड़ता है। तो आज हम डिजिटली बहुत ज़्यादा कचरा एक अपने दिमागों में लिए और वो कचरा किसी काम का नहीं है। हमने अपने दिमागों को माल गुदाम बना दिया गया जहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन को भर दिया गया। अपने दिमागों को हमें माल गुदामनी इंजन की तरह बनाना चाहिए और उसके लिए नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके ढूंढती हैं। कभी योगा की तरफ जाती है, कभी मुराक़बा की तरफ जाती है और कुछ लोग खताती की तरफ भी आते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने कम मुद्दत में इतना अच्छा काम करती है। वो मैं समझता हूँ कि अपनी वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिटॉक्स अपने आप को करती है और स्पिरिचुअली अपने आप को माशाल्लाह से एक तरफ मैं आपको देखता हूँ, दूसरा आपका काम देखता हूँ। आपका काम तो अल्लाह आपको सलामत रखे, क्या नफासत और खूबसूरती है आपके काम में। और अब ये जो ये हम देख रहे हैं, माँ काना मोहम्मदन अबा अहद, ये आयत है, माँ काना मोहम्मदन अबा अहद, तो बिल्कुल, लेकिन वो आयतें जो नबी पाक के रोज़ा मुबारक के ऊपर, और ये कंपोजिशन करने में मुझे तकरीबन 2.5 से 3 महीने का वक्त दरकार था। इसकी सब कंपोजिशन पूछना चाह रहा था कि ये हर दफा एक कंपोजिशन में आप, ये तो नहीं है ना कि डिजाइन किसी का चोरी करके बस छाप लिया, नहीं, फिर तो हर दफा एक अपनी कंपोजिशन उसकी बनानी हर काम की, हर आयत की, और फिर उसकी बराबरी, वो जो आपने मैथमेटिक्स का यूज किया, तवाज़ुन, वो उसी से हुस्न आता है। ये कैसे, ये रियाजत से हासिल है? मेरे ख्याल से मुझे कोई 8 से 10 सफ़ा वो कंपोज करना पड़ा था मुख्तलिफ तरह से। अच्छा, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे, पढ़ने की तरतीब भी ना टूटे, तवाज़ुन भी बाकी रहे, असूल भी ठीक तरह से कायम रहे। तो उसको करने के लिए वो कंपोजिशन मैंने कोविड के दिनों में की थी, तो उस वजह से बहुत वक्त दरकार था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप इस तरह के करते हैं प्रोग्राम, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आज के दौर में मादियत का हसूल बहुत आसान हो गया है। हमें अपने जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी वजूद की फ़िक्र करनी चाहिए, ख़ुसूसन बच्चों की, नौजवानों की, और उसके लिए ऐसे फ़नून बहुत दुरुस्त फरमाया, बहुत लाज़िम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ख़वातीन और हज़रात, हिस्ट्री के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अहमद नदीम कासमी उर्दू अदब के मुमताज़ शायर, अफसाना निगार, नक़ाद, सहाफ़ी और मदीर थे, जिन्होंने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए मोहब्बत, इंसान दोस्ती, दही ज़िंदगी और माशरती मसाइल को नहायत मौसर अंदाज में पेश किया। उनका शुमार उर्दू अदब के अजीम अदीबों में होता है। उनके मारूफ शेरी मजमूओं में जलालो जमाल, शोलाए गुल, दश्ते वफ़ा और महशर ख़याल शामिल हैं, जबकि उनके अफसानवी मजमूओं में गंदासा, कपास का फूल, नीला पत्थर और
चौपाल को ख़ास शोहरत हासिल है। अहमद अदीम कासमी ने तवील अरसे तक अदबी जरीदे फ़नून की इदारत की और बेशुमार नए अदीबों की रहनुमाई की। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। वो 10 जुलाई 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए, मगर उनकी शायरी और अफसाने आज भी उर्दू अदब का कीमती सरमाया समझे जाते हैं। बिल्कुल, उनका नाम भी हमारे लिए किसी सरमाए से कम नहीं है। और जब आज हम बात भी कर रहे थे कि ये वो लेजेंड्स हैं, ये वो असासा हैं जो वाकई में हकदार है लाल इम्तियाज़ का और तमगा इम्तियाज़ को, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस मैसेज के साथ ही हम आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मंडे को मुलाकात होगी। मुझे और नजम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।